हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग उन कारकों के बारे में बात करेंगे जो एक लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। यह कह लीजिए कि जब एक लैंड फॉर्म का डेवलप होता है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो लैंड फॉर्म डेवलप होता है, उसका एवोल्यूशन होता है या वो समाप्त होता है। तो इन सभी कारकों के बारे में हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक लैंड फॉर्म होता क्या है। तो देखिए, लैंड फॉर्म भू आकृति अथवा भू सतह, यानी कि लैंड फॉर्म की हिंदी ही है भू आकृति। तो एक जो भू आकृति है वो पृथ्वी की सतह का ही एक भाग है, यानी कि जो लैंड फॉर्म है वो अर्थ की जो सरफेस है उसी का एक पार्ट है। तो अब देखिए, जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं उसमें आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। इसके साथ ही देखिए जो प्रपात होते हैं, यानी कि जो कैनियंस होते हैं, वैलीज होती हैं, नदियों के बेसिन होते हैं। तो ये सभी भी लैंड फॉर्म के ही टाइप हैं, भू आकृतियां हैं। अब देखिए, लैंड फॉर्म का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो आप कह लीजिए कि प्लेटें होती हैं उनके बीच में संचलन होता है, यानी कि हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हो, एक दूसरे से टकरा रही हो या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हो। तो दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म का निर्माण होगा। हो सकता है एक भ्रंश का निर्माण हो जाए या फिर हो सकता है एक पर्वत का निर्माण हो जाए, लेकिन किसी ना किसी लैंड फॉर्म का निर्माण होगा, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं इनमें संचलन हो रहा है, इनमें गति हो रही है। तो एक जो लैंडफॉर्म होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर से मतलब है कि इसकी 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या कह लीजिए लंबाई, चौड़ाई, गहराई होगी। और इसके साथ ही जो भी एक लैंडफॉर्म होगा उसका कुछ शेप होगा, यानी कि कौन टाइप का हो या इस तरह से फ्लो में हो, रिवर टाइप का हो, कुछ भी शेप हो सकता है, लेकिन शेप होगा। इसी के साथ इसका कुछ साइज़ होगा, जैसे कि पर्वत का साइज़ होता है, पठार का साइज़ होता है, हर चीज़ का एक साइज़ होता है। तो इसका कुछ साइज़ होगा जिसको आप नाप सकते हैं। इसके साथ ही इसकी डायमेंशंस होंगी, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा कि 3D स्ट्रक्चर होता है एक प्लेटफॉर्म, तो इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। अब देखिए, उन सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स की बात करते हैं जो एक लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आती है क्लाइमेट। तो अब देखिए, जैसी जिस स्थान की क्लाइमेट होगी वैसा ही वहाँ का वेजिटेशन होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें अभी हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे और आगे चल के जैसे जैसे लेक्चर आएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपके सामने आती जाएंगी। तो देखिए, जैसी जिस स्थान की क्लाइमेट होगी वैसे ही वहाँ पर वेजिटेशन होगी, यानी वैसे ही वहाँ के पेड़ पौधे होंगे। अब मान लीजिए कहीं पर बारिश खूब होती है, जैसे विषुवतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे। तो उसकी वजह से फिर देखिए, जो मिट्टी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसकी मात्रा अलग अलग होगी, यानी कि जैसी जहाँ पे वेजिटेशन होगा उसी हिसाब से मिट्टी में नमी होगी। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली मिट्टी तक पहुंच रहा है तो मिट्टी में नमी कम होगी, उसमें कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो जलवाष्प है वो उड़ जाएगी। जबकि अगर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुँच रहा है तो जो जलवाष्प है वो उतनी ज़्यादा नहीं उड़ पाएगी, यानी कि नमी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से वेजिटेशन जो है अलग अलग रूप में आप कह लीजिए लैंडफॉर्म को प्रभावित करती है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से अगर समझे तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ पे बारिश होगी तो क्या होगा कि ये बारिश की बूंदें पहले पेड़ पौधों से टकराएंगी, उसके बाद इनके तनों से होते हुए इनकी पत्तियों से टकराते हुए धीरे धीरे जमीन तक पहुंचेंगी। तो ऐसे में क्या हुआ, इनकी गति बहुत कम हो चुकी है। तो अपर्दन जो है वो कम होगा, क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं उनकी गति कम हो चुकी है। और अब सोचिए, यही अगर पेड़ पौधे ना होते तो ये जो अपर्दन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता, क्योंकि मिट्टी पर ये बहुत तेज़ी से बूंदें टकराती। तो इसलिए जो अलग अलग आप कह लीजिए क्लाइमेट की वजह से अलग अलग जो वेजिटेशन डेवलप होता है वो लैंडफॉर्म के निर्माण को प्रभावित करता है। इसी तरह से देखिए, अगर अपक्षय की बात करें, वेदरिंग की बात करें, तो जहाँ पे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट होगी, यानी कि गर्म और नम जलवायु होगी, वहाँ पे जो अपक्षय है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह से देखिए, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होती है, यानी कि जहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह पड़ता है, तुषार रहती है, तो वहाँ पे भी अपक्षय ज़्यादा होता है। देखिए, इस बात को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक चट्टान है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस चट्टान के बीच में कुछ दरारें रहती हैं, कुछ स्पेस रहता है, तो उस स्पेस में क्या होता है, पानी पहुँच जाता है। अब रात में क्या होता है कि ठंड की वजह से ये पानी जम जाता है। तो क्या होगा, ये देखिए चट्टान के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इसके बीच में पानी है और वो पानी जम गया, यानी कि बर्फ बन गया। तो अब इन पार्टिकल्स को ये बर्फ जो है ढकेलेगी, यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस पैदा करने की कोशिश करेगी बर्फ अपने लिए। तो इससे क्या होगा, ये चट्टान कमजोर होती जाएगी और एक समय आएगा कि ये चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पे अपक्षय दिखाई देगा। इसी तरह से देखिए, जहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि दिन का तापमान ज़्यादा और रात का तापमान बहुत कम, तो वहाँ पे भी यही प्रक्रिया होती है। अब देखिए, सपोज एक क्षेत्र है जहाँ पे दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रात में टेम्परेचर कम होता है। अब यहाँ पे ये सपोज एक चट्टान है और इस चट्टान में अलग अलग कण हैं। तो अब देखिए क्या होगा, दिन में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये जो चट्टान के कण हैं इनमें फैलाव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी में कोई भी चीज़ फैलती है तो इसके कणों में फैलाव होगा, यानी कि चट्टान में हमें फैलाव दिखाई देगा। और रात में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा, यानी कि जो कण है उनमें सिकुड़न होगी, इस वजह से चट्टान में हमें सिकुड़न दिखाई देगी। तो लगातार जब ये चट्टान फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो इससे चट्टान का जो कंपोजिशन है, जो संयोजन है, वो कमज़ोर हो जाएगा और इस वजह से धीरे धीरे जो चट्टान है उसमें अपक्षय की प्रक्रिया होने लगेगी, या कह लीजिए चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी।
फिर देखिए कोई जो लैंडफॉर्म है किस तरह के पदार्थों से मिलकर बना है, यानी कि उसमें जो पदार्थ हैं अलग अलग पदार्थ, तो उनमें किस पदार्थ की प्रमुखता है या कोई लैंडफॉर्म किस पदार्थ से मिलकर बना है, तो उससे भी डिसाइड होता है कि लैंडफॉर्म का प्रकार क्या होगा, उसकी क्या गति होने वाली है। तो अब देखिए जैसे कि चट्टानों की बात करें तो जो चट्टानों का संगठन होता है, यानी कि जो चट्टान के कण होते हैं, उनसे ये डिसाइड होता है कि चट्टान का कितना अपर्दन होगा या कह लीजिए कितना अपक्षय होगा। तो जैसे कि अब देखिए अगर चूना पत्थर से बनी हुई चट्टान है, संगमरमर से बनी चट्टान है, तो इनका अपक्षय बहुत तेजी से होता है। उसका कारण है कि ये सारे जो पदार्थ हैं, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये जो हल्का भी अम्लीय जल है तो उसमें तेजी से घुल जाते हैं। तो जब ये तेजी से घुल जाएंगे, यानी कि ये जो पदार्थ है वो पानी में घुल जाएगा, तो जो चट्टान है उसका अपक्षय हो जाएगा। वहीं पे देखिए जो क्वार्ट्ज से बनी हुई चट्टान है, तो क्वार्ट्ज जो है अधिकतर रसायनों से कोई क्रिया नहीं करता, यानी कि इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर क्वार्ट्ज से बनी चट्टान है तो उसका इतनी ज़्यादा तेजी से अपक्षय नहीं होगा अम्लीय जल वगैरह के कारण। तो इस तरह से किस पदार्थ से एक लैंडफॉर्म बना है उस चीज़ से भी डिसाइड होता है कि लैंडफॉर्म किस तरह का होगा। फिर देखिए किसी लैंडफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस बात पे प्रभाव रखता है कि लैंडफॉर्म का कितना अपर्दन होगा, कितना अपक्षय होगा, यानी कि कौन कौन से कारक उसे प्रभावित कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई जो चट्टान है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, तो ऐसे में क्या होगा, इस चट्टान का बहुत ज़्यादा अपक्षय होगा, यानी बहुत तेज़ी से इसमें वेदरिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कोई शैल रॉक की बनी हुई चट्टान है, या कह लीजिए शैल रॉक है या शैल चट्टान है, तो ये जो है टेम्परेचर वेरिएशन से बहुत कम प्रभावित होगी। यानी टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब है तापांतर, जैसे कि मैंने कहा सुबह और शाम के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर या दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर, तो शैल रॉक इससे बहुत कम प्रभावित होगी। अब देखिए इसका कारण क्या है कि जो शैल रॉक के कण हैं उसके बीच में लेयर होती है, तो जब ये शैल रॉक में फैलाव होता है तो इसके कणों को फैलने के लिए आप कह लीजिए कि स्पेस मिल जाता है, एक तरह से आप कह लीजिए कि स्थान मिल जाता है जिससे इसके कण आपस में आसानी से फैल पाते हैं। अब देखिए अगर ये स्पेस नहीं होगा तो ये कण आपस में टकराएंगे तो धीरे धीरे चट्टान टूटने लगेगी, पर इनके बीच में स्पेस है तो इनके फैलने के बाद भी ये कण आपस में नहीं टकराते हैं, उतनी तेजी से एक दूसरे को नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसे में जो शैल रॉक है उसमें वेदरिंग की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, या कह लीजिए ना के बराबर होगी। फिर देखिए बात आती है कि निर्माण का प्रोसेस क्या है। जैसे कि डेल्टा है, तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है कि ये नदी है, इसके साथ में नदी के पानी के साथ में जो अन्य चीज़ें हैं नदी में, छोटे छोटे कण हैं, मृदा के कण हैं जिसे हम लोग सिल्ट वगैरह कहते हैं, तो वो सब बहती हुई जाती है। और उसके बाद ये कण क्या होते हैं कि जब समुद्र तक नदी पहुँचती है तो ये कण दूर तक बिखर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। वहीं पर जो एलुवियल फैन है या फिर कह लीजिए जो जलोढ़ पंख है, उसका निर्माण कैसे होता है। अब नदी जो है मान लीजिए एक ऊँचे ढाल से या फिर कह लीजिए ऊँचे स्थान से तेजी से गिरती है, तो इसके साथ जो नदी के साथ जो आप कह लीजिए सिल्ट वगैरह होता है, जो कण होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे गिरती है उस सरफेस पे ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है। फिर देखिए बात आती है रिलीफ की। तो रिलीफ क्या है, रिलीफ ऑफ ए प्लेस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशंस इन एन एरिया। तो अब देखिए एग्जांपल से समझे तो सपोज जो हिमालय है, तो जो हमारा हिमालय पर्वत है ये अभी नवीन पर्वत है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो ढाल है वो भी तेज है। तो ऐसे में हिमालय पर्वत से होकर जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा किए जाने वाला अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नदी जो है बहुत ही तेजी से बहती है, बहुत ही कह लीजिए कि तेज ढाल पर बहती है। तो इस वजह से जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं वो अपर्दन ज़्यादा करती हैं। वहीं पे देखिए जो अरावली है उसकी ऊंचाई अब उतनी ज़्यादा नहीं रही है, इसके साथ ही जो अरावली पर्वत है उसका जो ढाल है वो भी कमज़ोर है। तो ऐसे में यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो उतना ज़्यादा अपर्दन नहीं करती हैं। फिर देखिए बात आती है टाइम की। तो टाइम का मतलब हो गया कि कुछ लैंडफॉर्म जो है बहुत ही कम समय में निर्मित हो जाते हैं, जबकि कुछ लैंडफॉर्म जो हैं उनके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी का निर्माण बहुत तेज़ी से हो जाता है, अचानक से ज्वालामुखी का उद्भव हो जाता है। वहीं पर अब देखिए पर्वत क्या है, इनका जो अपलिफ्टमेंट है, पर्वत का जो उत्थान है वो धीरे धीरे चलता रहता है। इसी तरह से मैदानों का निर्माण वर्षों तक चलता रहता है। नदियाँ जो हैं अपने साथ मिट्टी लाती रहती हैं पर्वतों से, फिर उस मिट्टी को एक तरह से एक जगह पर डिपोजिशन होता रहता है, और इस तरह से वर्षों में मैदानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से टाइम भी एक फैक्टर है जो लैंडफॉर्म को प्रभावित करता है। फिर देखिए बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी दो तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देखिए इंटरनल में कौन सी एनर्जी हो गई, जैसे कि पृथ्वी के भीतर संवहनी धाराएं बहती हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनमें गति होती है, वो एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि पृथ्वी की प्लेटों में गति होती है। तो ये इंटरनल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया जो मैंने संवहनी धाराएं बताई। एक्सटर्नल एनर्जी में जैसे कि आपकी हवा हो गई, तो विंड क्या करती है, एक चट्टान है उसका धीरे धीरे अपर्दन करती रहती है, अपने साथ विंड जो है कुछ कण वगैरह जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको
को कैरी करती है और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं दूसरी चट्टानों से टकराते हैं, तो ऐसे में जो सामने वाली चट्टान है उसका भी अपर्दन होता है। इसी तरह से जैसे कि वाटर हो गया तो वाटर भी अपर्दन करता है, यानी कि ये एक्सटर्नल एनर्जी के सारे एग्जाम्पल होगा, जैसे वाटर है, विंड है। तो इस तरह से जो एक एनर्जी का फैक्टर है ये भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज या अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अंतर्जात बल के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बहिर्जात बल के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो दोनों बल होते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भूमि की सतह है या जो पृथ्वी की सतह है वो विभिन्न बलों के मध्य अंतरक्रिया का परिणाम है। यानी कि अब देखिए, जो पृथ्वी की सतह बनी है, जैसे कि हम लोग पहाड़ देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, मैदान देखते हैं, तो ये सब कैसे बना है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर कुछ बल काम कर रहे हैं और कुछ पृथ्वी के बाहर बल काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए, पृथ्वी के भीतर कुछ फोर्सेज हैं, तभी तो जो प्लेट है पृथ्वी के भीतर की उनके अंदर उनमें हमेशा मूवमेंट हुआ करता है। कभी वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये सारा जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारी जो प्रोसेस चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बल काम कर रहा है। तो यही हमारे अंतर्जात बल हैं या एंडोजेनेटिक फोर्स हैं। इसी तरह से पृथ्वी के बाहर भी कुछ बल काम कर रहे हैं। जैसे कि अब एक पहाड़ का निर्माण हुआ तो तुरंत आप देखते हैं कोई रिवर वगैरह होती है जो उसको काटने लगती है, उसका अपर्दन करने लगती है। इसी तरह से हवाओं से पहाड़ों का अपर्दन होने लगता है। यानी कि जो एक लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उस पर तुरंत पृथ्वी के वातावरण में जो अलग अलग बल हैं वो काम करने लगते हैं। तो ये बहिर्जात बल हो गए, यानी कि पृथ्वी की सतह का जो निर्माण होता है वो अलग अलग बलों के बीच की अंतरक्रिया या कह लीजिए अलग अलग बलों के बीच के इंटरेक्शन का परिणाम है। फिर देखिए, भूगर्भिक जलवायु और जैविक क्रियाएं पृथ्वी की सतह में परिवर्तन लाते हैं। अब भूगर्भिक क्रियाएं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं उनका चलना या फिर कह लीजिए उनका मूवमेंट। जलवायु की क्रियाएं, जैसे कि अभी बात की कि जो पवन हो गई, हवा हो गई। इसी तरह से जो वाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जलवायु पर निर्भर हैं। इसी वजह से कहीं पर ग्लेशियर बन जाते हैं, कहीं पर रेगिस्तान बन जाता है। फिर जैविक क्रियाएँ, यानी कि किसी जगह पर कैसा वेजिटेशन है उसी हिसाब से वहाँ पर अपर्दन होगा। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कम अपर्दन होगा, जहाँ पर पेड़ पौधे कम है वहां पे अपर्दन ज्यादा होगा। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ये पृथ्वी की सतह में परिवर्तन लाती हैं। जहां क्या जैसा भूगर्भिक आप कह लीजिए वातावरण होगा, जैसी जलवायु होगी, जैसी क्लाइमेट होगी और जैसा बायोलॉजिक स्ट्रक्चर होगा, उसी हिसाब से उस प्लेस की सतह होगी या उस जगह पे लैंडफॉर्म पाए जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से जो पृथ्वी की सतह में या जो लैंडफॉर्म में चेंज आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो लॉन्ग पीरियड में आने वाले चेंज, यानी कि हजारों हजार साल तक परिवर्तन हुआ करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिमालय लगातार उठता जा रहा है, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। दूसरा शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि आप देखते हैं कहीं पर अचानक से ज्वालामुखी है, भूकंप है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में चेंज आता है। लेकिन देखिए, जो शॉर्ट पीरियड में भी चेंज आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे जो प्रोसेस है वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हो गया। यानी कि वो प्रोसेस तो बहुत लंबे समय से चल था, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अचानक से हमारे सामने आया। जबकि जो ये लॉन्ग पीरियड वाले हैं इसमें हम देखते हैं कि प्रोसेस के साथ साथ रिजल्ट भी जो है बहुत लंबे समय में हमारे सामने आता है। जैसे कि हिमालय जो है लगातार अभी उसका उत्थान होता जा रहा है। तो इस तरह से जो लैंडफॉर्म में चेंज लाने वाली फोर्सेस हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हो गई एंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल, दूसरी हो गई एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। तो देखिए, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं या अंतर्जात बल हैं उसकी वजह से पृथ्वी के भीतर जो प्लेटें हैं उनका संचलन होता है, उनमें मूवमेंट होता है। दो तरह का मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और वर्टिकल मूवमेंट होता है। और देखिए, इस मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? यानी कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी मिलती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गई, इससे मिल जाती है, केमिकल रिकॉम्बिनेशन से मिल जाती है। इसी तरह से जो पिघले हुए पदार्थ है पृथ्वी के भीतर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है, तो उससे एनर्जी मिल जाती है। तो इन सभी को कहते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। यानी कि ये फोर्स जिसकी वजह से ये जो पृथ्वी की प्लेटें हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकती रहती हैं, तो इस फोर्स को कहते हैं टेक्टोनिक फोर्स। और इसका एग्जाम्पल हो गया वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी। अब देखिए, ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के भीतर की जो प्लेटें हैं उनके मूवमेंट की वजह से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब बात करते हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस या अंतर्जात बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर एग्जाम में आ जाता है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में लिखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी तरह से आप पहले फिगर बना दीजिए और उसके बाद इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिख दीजिए। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस देखिए पहले दो प्रकार के होते हैं, डायस्ट्रॉफिक और सडन। फिर देखिए, डायस्ट्रॉफिक के भी दो प्रकार हैं, एपेरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। फिर देखिए, एपेरोजेनेटिक के दो प्रकार हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और ओरोजेनेटिक के दो प्रकार हैं, टेंशनल और कंप्रेशनल। तो इन सब के बारे में अब हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे।
तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जो अंतर्जात बल हैं या एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, ये दो प्रकार के हैं, अकस्मात बल और पटल विरूपण बल यानी सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। तो पहले बात करते हैं सडन फोर्सेस की। तो देखिए इसमें याद करने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है। सडन फोर्सेस यानी कि अचानक से कुछ होने वाला है। तो अचानक से जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है या भूकंप आ जाता है, तो ये सब सडन फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। और देखिए लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये लॉन्ग पीरियड की प्रिपरेशन का परिणाम होते हैं, यानी कि भूकंप तो आज अचानक से आ गया है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबे समय से चल रहा होगा। यानी कि जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनमें खिसकाव या फिर जो अन्य प्रोसेस होते हैं वो बहुत लंबे समय से चल रहे होंगे, जिसका परिणाम भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि परिणाम जो है वो अचानक हमारे सामने आता है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबे समय से चल रहा होता है। फिर ये देखिए सारे के सारे रचनात्मक बल होते हैं। इसको उस तरह से रचनात्मक बल सोचिए कि इतने लोग मर जाते हैं तो रचनात्मक कैसे है। रचनात्मक बल का मतलब है कि इसकी वजह से किसी चीज़ का निर्माण होता है। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इसकी वजह से वोल्केनिक कोन्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, इनका निर्माण हो जाता है, यानी कि ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी पर्वत, इन सभी का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे क्या होता है, फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, लेक्स हैं, इनका निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। यानी कि अगर ज्वालामुखी आया है तो लेक्स बन सकती हैं, झीलें बन सकती हैं, फ्रैक्चर्स बन सकते हैं, फॉल्ट्स बन सकते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, जो लैंडफॉर्म है, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ क्रिएट होगा। अब देखिए बात करते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की, और हिंदी में इन्हें कहते हैं पटल विरूपण बल। यानी कि पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उनमें ये परिवर्तन लाते हैं, उनको ये विरूपित करते हैं। तो यानी कि पृथ्वी की प्लेट्स का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो इन्हीं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से होता है। यानी कि पृथ्वी की प्लेट चाहे एक दूसरे के सामने आ रही हो, एक दूसरे से दूर जा रही हो, जो भी मूवमेंट होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। और ये देखिए बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, यानी कि बहुत कई कई हजार वर्षों तक ये कार्य करते रहते हैं। और ये भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कि इनकी वजह से जैसे कि माउंटेन्स हुई, प्लेन्स हुई, प्लेट्यूज यानी पठार हुए, झीलें हुई, भ्रंश हुए, इन सभी का निर्माण होता रहता है। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी हमने देखा दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम इनके प्रकार की बात करते हैं। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के दो प्रकार हैं, एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स और ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो इसे हम एपेरोजेनेटिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, यानी हिंदी में हो गया महादेश रचना संबंधी संचलन। लेकिन जब भी आप ये सारे वर्ड्स हिंदी में लिख के आइए तो इसका इंग्लिश वर्ड जरूर लिख दीजिए। तो इसके अंतर्गत देखिए जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस। यानी कि जो महाद्वीपीय भूमि है या तो उसका उत्थान होता है, उसका अपलिफ्टमेंट होता है, या अधोगमन होता है, यानी कि सब्सिडेंस होता है। तो ये जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट है इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। देखिए इसको मैं बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम इसका जो एक एक पॉइंट है उसको अच्छे से समझेंगे कि जो महाद्वीप की भूमियाँ होती हैं वो किस तरह से उनका मूवमेंट होता है, किस तरह से जो महाद्वीप की भूमि है वो महासागरों की भूमि से टकराती है, या कह लीजिए जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो महासागरीय प्लेटों से टकराती हैं। तो सब ये सारी बातें जब हम देखेंगे तो अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे। तो देखिए जो अपवर्ड मूवमेंट है इसका मतलब हो गया कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल मास है या जो हमारा महाद्वीपीय भूमि है वो उसका उत्थान हो गया, वो ऊपर को उठ गई है। और डाउनवर्ड मूवमेंट का ठीक इसका उल्टा हो गया, यानी कि जो महाद्वीपीय भूमि है वो नीचे की ओर धंस गई है, समुद्र वगैरह के नीचे उसका अधोगमन हो गया है। फिर देखिए अब बात करें अगर ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स की, तो इनको हिंदी में कहते हैं पर्वतीय संचलन। यानी इसकी वजह से जो पर्वत वगैरह है उनका निर्माण होता है। तो इससे पहले जो हमने एपेरोजेनेटिक देखा तो उसके अंतर्गत जो महाद्वीप है उनकी जो प्लेटें होती हैं, या कह लीजिए जो महाद्वीपीय भूमि है उसका या तो उत्थान होता है या पतन होता है, या कह लीजिए कि सबडक्शन होता है। और जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है इसके अंतर्गत पर्वत वगैरह का निर्माण होता है। तो ये देखिए क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, यानी कि जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं वो क्षैतिज दिशा में होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैनर में होते हैं। फिर देखिए ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया टेंशनल फोर्सेज या तनाव मूलक बल, और दूसरा हो गया कंप्रेशनल फोर्सेज या संपीड़न बल। तो पहले बात करते हैं टेंशनल फोर्स की। तो देखिए ये जो टेंशनल फोर्स है ये एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि एक सिरा इधर जा रहा है, दूसरा सिरा इधर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए कि ये भूमि है, इसका एक सिरा इधर चला जाएगा, दूसरा सिरा इधर चला जाएगा, तो बीच में कुछ गैप बन जाएगा जैसा कि ये दिख रहा है। तो ये जो गैप है इसको हम कहते हैं फॉल्ट्स बन सकता है, क्रैक हो सकता है, यानी कि केवल हल्का सा एक कह लीजिए कि दरार पड़ गई, या फॉल्ट का रूप ले सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, रप्चर्स हो सकते हैं।
और देखिए जो टेंशनल फोर्स है ये डाइवर्जेंट फोर्सेस का एग्जांपल है, यानी कि अब सारी बल देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट फोर्सेस हो गए। फिर बात आती है कंप्रेशनल फोर्सेस की। तो कंप्रेशनल फोर्सेस का मतलब हो गया संपीड़न बल, यानी कि संपीड़न का मतलब है कि फेस टू फेस काम कर रहे हैं, यानी कि एक बल इधर है एक बल इधर है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने काम कर रहे हैं, जैसे कि दो ट्रेनें आपस में टकरा रही हों। तो इसकी वजह से देखिए क्या होगा, जब हम देखते हैं कि ट्रेन आपस में टकराती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाती है तो क्रिस्टल बेंडिंग दिखाई देगी, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स होगा, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, फोल्ड्स का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होगा कि पृथ्वी की सतह का या तो उत्थान हो जाएगा या अधोगमन हो जाएगा, यानी कि जिस स्थान पे ये फोर्सेस काम कर रहे हैं या तो वहाँ पे पृथ्वी की जो सतह है वो ऊपर उठ जाएगी या उसका अधोगमन हो जाएगा, यानी कि सबसिडेंस हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये दो फोर्स हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रही हैं, तो ऐसे में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये वाली फोर्स हो सकता है ऊपर उठ जाए या फिर हो सकता है ये वाली फोर्स की वजह से ये जो सतह है ये नीचे चली जाए, यानी कि इस वाली सतह के ये सतह नीचे चली जाए। तो इससे क्या हुआ, या तो पृथ्वी की सतह का उत्थान हो गया या अधोगमन हो गया, सबडक्शन हो गया। फ्रेंड्स इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात की थी, या कह लीजिए अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल के बारे में हमने देखा था कि ये जो अंतर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी के भीतर से काम करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी की प्लेटें वगैरह हैं उनके बीच में उनका मूवमेंट हुआ करता है, या कह लीजिए संचलन हुआ करता है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। तो इन्हें हिंदी में कहते हैं बहिर्जात बल। और देखिए ये जो बहिर्जात बल है ये पृथ्वी के सतह के बाहर से काम करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होगा, जैसे कि विंड हो गई। देखिए जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से होने वाला प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिन्यूडेशनल प्रोसेस या डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस या डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो हिंदी में कहेंगे अनाच्छादन प्रक्रम या विध्वंसकारी प्रक्रम। तो देखिए अब पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली बहिर्जात बल होते कौन से हैं। तो वेदरिंग हो गया, इरोजनल फोर्सेज हो गए और डिपोजिशनल एक्टिविटीज हो गई, ये सभी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, यानी कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अब देखिए मान लीजिए पृथ्वी के भीतर जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, यानी कि जो अंतर्जात बल होते हैं, उन्होंने काम किया, वो आपस में टकराए, इसकी वजह से क्या हुआ, जमीन का एक हिस्सा कुछ ऊपर उठ गया, तो इससे एक लैंडफॉर्म का निर्माण हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या बहिर्जात बल का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि हो सकता है अपक्षय अपना काम शुरू कर दे, यानी कि ये जो जमीन का टुकड़ा ऊपर उठ के आया एक चट्टान के रूप में मान लीजिए सामने आया है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस स्थान पे यानी कि जहाँ पे ये जमीन का टुकड़ा है, जो टेम्परेचर है दिन के समय बहुत ज़्यादा रहता है और रात के समय बहुत कम रहता है, तो इससे क्या होगा, इस चट्टान में बार बार प्रसार होगा, बार बार ये चट्टान के कण जो हैं फैलेंगे, बार बार इनमें सिकुड़न होगी, बार बार ये कह लीजिए सिकुड़ते जाएंगे, तो इससे चट्टान जो है कमजोर हो जाएगी और आखिरी में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। यानी कि जो अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जिस चट्टान का निर्माण हुआ था, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से वो चट्टान समाप्त हो गई। तो इसीलिए जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं इन्हें हम कहते हैं विध्वंसकारी प्रक्रम या डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस, यानी कि ये जो चीजें एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनी है, जो लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, उसका नाश कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। तो जो भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, चाहे वो अपर्दन हो, यानी कि रिवर के द्वारा जो अपर्दन वगैरह होता है, इरोजन होता है, या फिर डिपोजिशनल एक्टिविटीज हो, यानी कि मान लीजिए दो प्लेटें थी पृथ्वी की और वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से दूर खिसक गई और बीच में जो है एक स्थान का निर्माण हो गया। अब देखिए रिवर है या विंड है, क्या करती है, धीरे धीरे यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है उनको डिपॉजिट करती रहती है, यानी कि जो अलग अलग कण है उनको यहाँ पे इकट्ठा करती रहती है और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ये जो भ्रंश है या फिर जो कह लीजिए ये जो रिक्त स्थान है, या ये पूरा का पूरा भर जाता है। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं इनका वातावरण से जन्म होता है और ये जो बल हैं या एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं ये अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भूदृश्य के विध्वंस हेतु कार्य करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। तो देखिए जो अलग अलग डिन्यूडेशनल प्रोसेस होते हैं या कह लीजिए जो अनाच्छादन प्रक्रम होते हैं अलग अलग, उनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रोसेस है वेदरिंग, यानी कि अपक्षय। तो अपक्षय क्यों होता है, या तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि मान लीजिए कि चूना पत्थर से बनी हुई एक चट्टान है और अम्लीय जल के कारण ये जो चूना पत्थर की चट्टान है ये धीरे धीरे पानी में घुल के बहती जा रही है, तो ये एक तरह का अपक्षय का प्रक्रम हो गया। इसी तरह से मास मूवमेंट, यानी कि मान लीजिए ये एक ढाल है, इसके ऊपर कुछ मलबा था और ग्रेविटी की वजह से ये खिसक के नीचे पहुंच गया, जिसे हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड हो जाना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। फिर देखिए जो नदी है, हवा है, इनके द्वारा जो इरोजन होता है या जो अपर्दन होता है और जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यानी कि देखिए नदी क्या करती है, अब सपोज एक पर्वत है तो ये नदी से पर्वत से होकर बह रही है, तो इस पर्वत का ये अपर्दन करेगी, यानी कि इसके जो सेडिमेंट्स हैं उनको लगातार ये अपर्दन करेगी और फिर जो ये सेडिमेंट्स इस नदी को प्राप्त हुए इन सेडिमेंट्स को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। इसी तरह से मैदान वगैरह का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो विंड है, जो रिवर है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं और इरोजन का भी काम करती
करती हैं। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये होते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी कि चाहे वो रिवर हो चाहे विंड हो, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है उसी की वजह से पहले ये इरोजन कर पाती हैं और उसके बाद जिस चीज़ का इन्होंने इरोजन किया है, जो सेडिमेंट इन्हें प्राप्त हुआ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर पाती हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह कैसी होगी, यानी कि अर्थ की सरफेस किस तरह की होगी, ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की तीव्रता के अनुपात क्या है। यानी कि अब देखिए एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए एक स्थान है जहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो प्लेटों में आपस में टकराव हो रहा है। अब देखिए इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक जो है हिस्सा जो है ऊपर को उठ जाता है, यानी कि इस तरह से एक लैंडफॉर्म प्राप्त होता है जो कि कुछ ऊपर को उठा हुआ है, यानी कि पृथ्वी की सतह ऊपर उठ गई है। अब मान लीजिए ठीक यहीं पे एक रिवर बहने लगी है या पहले से बहती आ रही है, तो ये रिवर क्या करेगी, ये जो पूरी सतह ऊपर उठी है इसका अपर्दन शुरू कर देगी। अब मान लीजिए ये जो रिवर है बहुत तेजी से अपर्दन कर रही है और ये जो सतह ऊपर उठ रही है ये धीरे धीरे उठ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जितनी सतह उठ पाएगी, यानी कि ये जितना ऊपर उठ पाएगा, जितना अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो रिवर है वो अपर्दन का काम कर देगी और ये जितना भी अपलिफ्टमेंट हुआ है समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए कि एक हिस्सा उठा जमीन का ऊपर और नदी ने इसको घिस के फिर से बराबर कर दिया, फिर से जमीन में मिला दिया। तो इस तरह से एक तरह से जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि ये जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है इसकी गति ज़्यादा तेज है, यानी कि ये ज़्यादा तेजी से क्रिएट हो रहा है और नदी ये जो अपर्दन का काम कर रही है, जिसे मैंने सामान्य भाषा में घिसने का कहा, तो ये जो नदी घिसने का काम कर रही है वो धीरे धीरे हो पा रहा है। तो यानी कि नदी ने मान लीजिए इतना हिस्सा घिस दिया तो भी इतना हिस्सा बचा रहा। तो ऐसे में धीरे धीरे जो लैंडफॉर्म है वो ऊपर उठता रहेगा, जो आप कह लीजिए भूमि की सतह है वो ऊपर उठती रहेगी और एक जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह कैसी होगी ये इस बात से डिसाइड होगा कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की तीव्रता का अनुपात क्या है। अगर अंतर्जात बल ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है तो एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा और अगर बहिर्जात बल ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है तो लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर देखिए जैसे ही उत्थान होता है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देते हैं। यानी कि जैसे ही मान लीजिए एक जो लैंडफॉर्म है वो ऊपर उठा या मान लीजिए एक भ्रंश का निर्माण हुआ, यानी कि ये दोनों जो प्लेटें थी एक दूसरे से दूर चली गई और बीच में एक स्पेस बन गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो रिवर है जो विंड है तुरंत यहाँ पे डिपोजिशन करने लगती है, अलग अलग जो सेडिमेंट्स हैं उनका डिपोजिशन करने लगती है, जिससे कि ये जो स्थान क्रिएट हुआ है ये भर जाए। तो जैसे ही अंतर्जात बल की वजह से कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, लैंडफॉर्म किसी भी तरह के लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, वैसे ही जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो काम करने लगते हैं जिससे कि ये जो निर्माण हुआ है ये समाप्त हो जाए। तो देखिए जो रिजल्ट के रूप में सरफेस मिलेगी उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा ये इस बात पे डिसाइड करता है, या कह लीजिए कि अंतिम रूप से जो लैंडफॉर्म मिलेगा वो कैसा होगा इस बात पे डिसाइड करता है कि दोनों में से कौन सा बल ज़्यादा प्रभावी है। यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं या एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं। इसी से ये डिसाइड होगा कि लैंडफॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, किस तरह का बनेगा। तो देखिए अब जैसे कि ज्वालामुखी शंकु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कि अब मान लीजिए एक जगह पर जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार हुआ है तो इससे बहुत तेजी से लावा निकल रहा होगा। तो जो लावा निकल रहा है वो इतना ज़्यादा तेज है, इसका एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा तेजी से हो रहा है या इतनी ज़्यादा तेजी से ये एकत्र हो रहा है कि इसका उतनी तेजी से अपर्दन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही भ्रंश के निर्माण के बारे में अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा। तो फ्रेंड्स ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के जो संबंध होते हैं उसके बारे में हो गया। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर धीरे धीरे कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके संदर्भ में दो थ्योरीज हैं, यानी कि एक ओल्ड थ्योरीज हो गई जो कि पहले के समय में चलती थी और फिर कुछ न्यू थ्योरीज हैं। तो उसमें आती है बिग बैंग थ्योरी। तो देखिए जो ओल्ड थ्योरीज हैं इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, बस शॉर्ट में आपको बता दूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसका एक रीज़न है कि इस बार जो स्टीफन हॉकिंस हैं उनकी डेथ हुई है और आप जानते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी का नाम आता है तो उसमें स्टीफन हॉकिंस का भी नाम आता है। तो ऐसे में ये जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो आज की बात करते हैं हम जो पुरानी थ्योरीज़ हैं, जो आरंभिक समय में थ्योरीज़ दी गई उनकी बात करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नेबुला क्या होता है, क्योंकि बार बार यहाँ पे वर्ड आएगा नेबुला, निहारिका। तो देखिए नेबुला का मतलब है कि एक बादल जो कि गैस और डस्ट से मिलके बना है, यानी कि अलग अलग उसमें गैस हैं और धूल के कण हैं। तो इस तरह का एक बादल, उसे हम नेबुला कहेंगे। तो अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है वहाँ से ली गई है, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अलग अलग दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। और इनमें से एक प्रारंभिक और बहुत ज़्यादा जो कह लीजिए फेमस मत है वो जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। तो जो इमैनुअल कांट का मत था, या कह लीजिए इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी, उसी में लाप्लास ने कुछ संशोधन किया, उसी में कुछ चीज़ें ऐड की, और उसको कहा जाता है निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथीसिस। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार, यानी कि ये जो नेबुलर हाइपोथीसिस है, इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की प्रारंभिक अवस्था से संबंधित थे। यानी कि जो सूर्य की प्रारंभिक अवस्था थी, तो इसके साथ में कुछ धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल थे, और उन्हीं बादलों से जो हमारे ये आज ग्रह दिख रहे हैं, इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर देखिए चैम्बरलेन और मोल्टन क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, इसके पास से एक तारा गुजरा था। तो देखिए जो सूर्य है इसकी सतह पे कुछ पदार्थ रहा होगा, यानी कि ये मान लीजिए सूर्य है तो इसकी सतह पे कुछ पदार्थ हैं, अलग अलग मटेरियल हैं, और जब यहाँ से एक तारा गुजरेगा इसके पास से, तो जो तारे की ग्रेविटी है उसकी वजह से ये पदार्थ अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या हुआ, जो इस तारे की ग्रेविटी थी उसकी वजह से सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हो गया, जिसका आकार जो है सिगार की तरह था, यानी कि सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यही जो पदार्थ था ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, यानी कि सूर्य के रोटेशन करने लगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि यही जो पदार्थ था जो सूर्य से ही अलग हुआ था, इसी की वजह से इसी का धीरे धीरे कंडेंसेशन हुआ, या कह लीजिए कि संघनन हुआ, और उसके बाद इसी पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हो गया। तो अब देखिए द्वैतारक सिद्धांत या बाइनरी थ्योरीज की बात करते हैं। तो यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात को मानते हैं, या द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अभी हमने थ्योरीज देखी, उसके बाद जो थ्योरीज आई, तो उसमें यह माना गया कि सूर्य के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड में एक और तारा था, और उसी तारे की वजह से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये जो थ्योरी है, इस विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, यानी कि ये जो हमारा सन है इसके चारों तरफ एक सौर निहारिका थी। और ये जो सौर निहारिका है ये किस चीज़ से बनी थी, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से मिलकर बनी थी। यानी कि इसमें 3 तरह की चीज़ें थी, हाइड्रोजन थी, हीलियम थी और धूल के कण थे। तो ये जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण थे, इनके बीच में घर्षण होने लगा, ये आपस में टकराने लगे। तो इस तरह से जो कणों का घर्षण था, कणों का टकराना था, इसकी वजह से एक चपटी तस्तरी के आकार के बादल का निर्माण हुआ। यानी कि एक जो तस्तरी होती है, एक जो प्लेट होती है, उसी की तरह का डिस्क शेप्ड क्लाउड एक तरह से बना, और यही जो बादल है इसी में अभिवृद्धि हुई, और इसके द्वारा हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की जो थ्योरीज है मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो अलग अलग बुक्स में ये आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देख रहे थे, तो इसमें हमें देखना था जो ब्रह्मांड के निर्माण की अलग अलग थ्योरीज हैं, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ, और फिर उसमें जो अर्थ है या अन्य प्लैनेट है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके संबंध में जो ओल्ड थ्योरीज हैं उन्हें हमने देख लिया था। आज हम न्यू थ्योरी की बात करेंगे जो कि बिग बैंग थ्योरी है। तो देखिए इस बार के मेंस के लिए थोड़ा सा आप इसे ध्यान से रख के जाइए, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। पर इस बार का जो मेंस है उसमें, क्योंकि आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंस की डेथ हो गई थी, एक घटना है करंट की, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए 1920 में एडविन हब्बल, जो कि एक तरह से कह लीजिए वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रमाण किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कह लीजिए जो हमारा यूनिवर्स है, ये लगातार फैलता जा रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यानी कि देखिए जो भी आकाश गंगाएं हैं, जो भी गैलेक्सीज हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। तो गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी आप ऐसे मान लीजिए कि एक गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे तारों का समूह है, यानी कि एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई। इसके बाद देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है। तो इसके अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तो देखिए आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना, यानी कि आज हम अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ देख रहे हैं जिनसे भी ब्रह्मांड बना है,
अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक कम और तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी कि ये सारे जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं, इतने सारे तारे और ये सब, ऐसा कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत कि ये बहुत ही एक सूक्ष्म, यानी कि एकदम अनइमेजिनेबल, यानी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतने सूक्ष्म एक गोलक के रूप में थे, यानी कि आप कह लीजिए एक पॉइंट के रूप में थे। और ये जो पॉइंट था, इसके भीतर का जो तापमान और घनत्व था वो अनंत था, यानी इनफाइनाइट था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए बिग बैंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि बिग बैंग होता है। इससे क्या होता है, जो ये बहुत छोटा सा गोलक था, ये जो आप कह लीजिए कण था, इसमें विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। यानी कि ये जो छोटा सा कण था, जिसे हम कह रहे हैं कि ये अनइमेजिनेबल था, यानी कि जिसके बारे में आप अंदेशा नहीं लगा सकते कितना छोटा था, तो इसी से ये सारा यूनिवर्स आया हुआ है। और देखिए हमारे यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, यानी कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है, वो आज भी हो रहा है। यानी कि जिस दिन से बिग बैंग हुआ और तब से लेके आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार विकसित होता जा रहा है, लगातार आप कह लीजिए इसका विस्तार होता जा रहा है। तो ये देखिए जो बिग बैंग हुआ था उस समय जो विस्तार हुआ, यानी कि अब देखिए एक तरह से प्रश्न आता है कि मैटर कैसे आया, यानी कि ये सारे जो हम पदार्थ देख रहे हैं अपने चारों तरफ, जिससे अर्थ बनी है, जिससे अलग अलग प्लानिट बने हैं, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, तो ये सारा मटेरियल कहाँ से आया। तो देखिए जो ऊर्जा थी, यानी कि बिग बैंग के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा निकली थी, उसी में से कुछ ऊर्जा जो है पदार्थ में परिवर्तित हो गई। अब देखिए विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। यानी कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद 1 सेकंड के अंदर यूनिवर्स का जितना तेजी से विस्तार हुआ, उतनी तेजी से फिर बाद में नहीं हुआ। यानी 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में जो ज़्यादा यूनिवर्स का बड़ा भाग है उसका निर्माण हो गया। तो ये जो विस्फोट हुआ, जब बिग बैंग हुआ, उसके आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। और देखिए बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान था वो 4500 केल्विन तक गिर गया, यानी तापमान में बहुत कमी आ गई। जो परमाणविक पदार्थ है उसका निर्माण हुआ और जो हमारा यूनिवर्स था वो पारदर्शी हो गया। अब बात करते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड जो था उसमें ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है हमारा, उसमें जो एनर्जी थी और जो मैटर था, ये कहीं पे बहुत ज़्यादा था, कहीं पे बहुत कम था। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग स्थानों पर जो डेंसिटी थी, जो घनत्व था, वो अलग अलग हो गया। जब घनत्व अलग अलग हो गया तो कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया किन्हीं स्थानों पर, और किन्हीं स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया। तो अब देखिए आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा वहाँ पे आप कह लीजिए कि ज़्यादा मटेरियल खींच लिया गया, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा मैटर इकट्ठा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, या कह लीजिए प्रारंभिक अवस्थाएं बनी आकाशगंगाओं की। तो एक आकाशगंगा, जैसा कि हमने देखा कि असंख्य तारों का समूह है, क्योंकि बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया, तो वही मैटर धीरे धीरे तारों में बदल गया। तो देखिए एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत निहारिका से होती है। निहारिका का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस से बना हुआ एक बड़ा सा बादल। तो हाइड्रोजन गैस का जो एक बड़ा बादल होता है, उसी से आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत होती है। और ये जो बढ़ती हुई निहारिका या नेबुला होता है, इसी से गैस के झुंड विकसित होते हैं। यानी कि देखिए एक नेबुला है, या कह लीजिए कि एक हाइड्रोजन गैस का बड़ा सा बादल है, तो इससे अलग अलग स्थानों पर आप कह लीजिए गैलेक्सी के अंदर अलग अलग हाइड्रोजन गैस के झुंड विकसित हो जाएंगे। और यही जो झुंड है, ये बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ होता है। तो देखिए जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही है वो लोग इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। यानी कि एक गैलेक्सी के अंदर ये जो गैसों के झुंड होते हैं, इन्हीं से तारों का निर्माण होता है। अब देखिए बात करते हैं कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि ग्रह हमारे जो हैं ये कैसे अस्तित्व में आए। तो देखिए तारा क्या है, हमने तारे के बारे में देखा कि तारा एक गैलेक्सी के अंदर गैस का एक झुंड है, यानी कि कह लीजिए बहुत सारी गैस एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। तो यही जो गैस का झुंड है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के क्रोड का निर्माण हुआ। यानी कि ये जो गैस का झुंड था, अब देखिए इसी में क्या हुआ, एक कोर बन गई, या कह लीजिए एक क्रोड बन गया। और ये जो क्रोड थी या जो कोर था, इसके चारों तरफ जो गैसेस थी और जो धूल के कण थे, उनकी एक घूमती हुई तश्तरी विकसित हो गई। यानी इसके चारों तरफ आप कह लीजिए ये जो क्रोड बना, इसके चारों तरफ धीरे धीरे गैस और धूल कण की घूमती हुई तश्तरी विकसित हो गई। देखिए नेक्स्ट स्टेज में जो ये गैसीय बादल था, इसका संघनन होने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि कोर को ढकने वाला ये जो पदार्थ था, ये छोटे गोलों के रूप में विकसित होने लगा। यानी कि ये जो सारा मैटर था, ये जो है आप कह लीजिए छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित होने लगा। उसके बाद ये जो छोटे छोटे गोले थे, इनके बीच में संसंजन प्रक्रिया हुई। यानी कि एक तरह से कह लीजिए ये सभी छोटे छोटे जो गोले बने थे इसके चारों तरफ, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। अब आकर्षित करने से क्या हुआ कि ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। यानी कि
छोटे छोटे ग्रह के अणु कह लीजिए, या कह लीजिए ग्रहों की प्रारंभिक अवस्था, तो उसका निर्माण हुआ। फिर देखिए क्या हुआ, इनमें भी कोलिजन हुआ, यानी कि ये आपस में टकराए और इससे क्या हुआ, बड़े बड़े पिंड बनना शुरू हुए और ये सारे जो पिंड थे आपस में जुड़ने लगे। और देखिए अंतिम अवस्था में ये जो अनेक छोटे छोटे ग्रहाणु थे ये सभी संवर्धित हो गए, यानी कि एक दूसरे से मिल गए और कुछ बड़े पिंड बने जिन्हें हम आज ग्रह के रूप में जानते हैं या प्लैनेट के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी बिग बैंग थ्योरी हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है कैसे धीरे धीरे इस पे विकास हुआ है, इस पे विकास का क्या प्रक्रम रहा है, और उसके बाद हम लोग जो है अपनी उस जियोग्राफी पे जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी या अदर जो प्लैनेट हैं किस तरह से उनका उद्भव हुआ, किस तरह से उनका विकास हुआ, इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि प्लैनेट जो है वो कैसे बने, यानी कि अलग अलग जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे अस्तित्व में आए। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो एक तरह से एवोल्यूशन है, या कह लीजिए कि पृथ्वी का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी की संरचना है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना परतदार है और वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है, यानी कि पृथ्वी के जो बाहरी भाग में पदार्थ पाए जाते हैं और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में पदार्थ पाए जाते हैं वो एक समान नहीं है, उनमें विभिन्नता है। तो इस वीडियो में देखिए हमें एक बात ये समझ में आएगी कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी संरचना परतदार कैसे बनी, और दूसरी बात ये समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है कि कुछ पदार्थ जो हैं वो पृथ्वी के कोर के पास पाए जाते हैं और अधिकतर जो भारी पदार्थ हैं वो पृथ्वी के कोर के पास पाए जाते हैं और जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपरी सतह के पास पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो देखते हैं कि जो लिथोस्फीयर है या जो पृथ्वी की भूपरपट्टी जिसे हम कहते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो आरंभिक काल था पृथ्वी का, उसमें पृथ्वी बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील अवस्था में थी। देखिए जिन लोगों को हिंदी कम समझ में आती है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो भी इंग्लिश का लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील अवस्था में थी। या देखिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे प्लैनेट्स का जो निर्माण हुआ है या जो हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है वो हीलियम हाइड्रोजन जैसी गैस की वजह से हुआ है और उसी से फिर धीरे धीरे मटेरियल बनना शुरू हुए थे। तो इन्हीं सारे प्रोसेस की वजह से जो पृथ्वी की प्रारंभिक स्टेज थी वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। तो फिर देखिए बाद में क्या हुआ कि घनत्व में लगातार वृद्धि होने लगी, यानी कि पृथ्वी में जो मैटर था, जो अलग अलग मटेरियल था, उसके घनत्व में लगातार वृद्धि होने लगी। तो इससे क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर का तापमान बढ़ने लगा, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसके कारण पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्व वाला पदार्थ अलग अलग होने लगा। अब देखिए कुछ पदार्थ का अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पदार्थ का अगर भार ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पदार्थों का अगर घनत्व कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो भारी घनत्व वाले पदार्थ हैं वो अलग हो जाएंगे, जो कम घनत्व वाले पदार्थ हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इससे देखिए क्या होगा कि जो अलग अलग पदार्थ हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाने लगेंगे, अलग अलग तरफ जाने लगेंगे। तो इसी से क्या हुआ कि जो लोहे जैसे भारी पदार्थ हैं, यानी कि जो भारी भारी पदार्थ हैं जिनका वेट ज़्यादा है, वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए, पृथ्वी की कह लीजिए सतह में गहराई में चले गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह पर आ गए। फिर देखिए समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है वो ठंडी होने लगी और एक ठोस आकार में संपीड़ित होकर छोटी होने लगी। हम लोग देखिए जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को गर्म करें तो वो फैलती है और अगर उसी चीज़ को ठंडा करें तो वो सिकुड़ती है। तो ठीक यही चीज़ पृथ्वी के साथ हुई, यानी कि धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो इसका जो एक तरह से वॉल्यूम था वो भी कम होने लगा, ये जो है संपीड़ित होकर छोटी होने लगी। इस प्रकार पृथ्वी की बाहरी सतह का निर्माण हुआ, यानी कि जिसे हम कहते हैं अर्थ की जो भूपर पट्टी होती है या कह लीजिए जो हमारी लिथोस्फीयर है, इस तरह से उसका निर्माण हुआ। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये देखिए जो हमारी पृथ्वी थी इससे कोई एक पिंड आगे टकराया और इस वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी का जो एक बड़ा हिस्सा था वो टूट के अलग हो गया और वही चंद्रमा के रूप में निर्मित हुआ, या कह लीजिए वही हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान, यानी कि जब ये कोलिजन हुआ था, जब ये टकराव हुआ था, तो इससे पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ गया। अब जब देखिए ये तापमान बढ़ गया तो पृथ्वी के अंदर डिफ्रेंशिएशन या विभेदीकरण की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया के कारण जो पृथ्वी के पदार्थ थे वो अलग अलग परतों में विभाजित हो गए। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पे इसीलिए वर्तमान में अलग अलग परतें पाई जाती हैं, जैसे कि क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, आउटर कोर हुआ और इनर कोर हुआ। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पे घनत्व बढ़ता जाता है। इस चीज़ को देखिए याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स वगैरह के भी एक फैक्ट हो सकता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाएंगे घनत्व जो है, पदार्थों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए देखते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है और जो जलमंडल है इसका विकास कैसे हुआ, यानी कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है और जो हाइड्रोस्फीयर है इसका विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए जो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना है, जो हमारा अभी का अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती हैं। तो ये किस तरह से इस संरचना ने निर्माण लिया। तो देखिए जो वायुमंडल की संरचना है इसके विकास की 3 अवस्थाएँ रही हैं। तो पहले शॉर्ट में तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ा सा इन्हें डिटेल में देख लेंगे। तो पहली अवस्था में देखिए आरंभिक
वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। यानी कि हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस तरह की गैसें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में थी, तो उन गैसों में धीरे धीरे कमी आई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। यानी कि पृथ्वी से कुछ भाप निकली, जलवाष्प निकली और उसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी पे जो एटमॉस्फेयर है उसका निर्माण शुरू हुआ। अंतिम अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा संशोधित किया गया। तो इसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि जो हीलियम और हाइड्रोजन का हमारा एटमॉस्फेयर था वो पृथ्वी से दूर चला गया। तो ऐसा संभव हो पाया सौर पवन के कारण, यानी कि जो सौर पवनें थीं वो हीलियम और हाइड्रोजन को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से दूर लिए गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि पृथ्वी ठंडी होने लगी और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकले। इसी से आज का वायुमंडल बना। अब देखिए, अगर कोई बहुत ही गर्म बॉल हो या कोई अन्य चीज़ हो जिसके ऊपर हम लोग अचानक से पानी डालें तो क्या होगा, उससे बहुत सारी भाप निकलेगी, अलग अलग गैसें निकलने लगेंगी। तो वही सेम चीज़ पृथ्वी के साथ हुई, यानी कि बहुत सारी गैस निकलने लगी, जलवाष्प निकलने लगी और यही जो गैस थी, जलवाष्प थी, इससे हमारा जो प्रेजेंट का वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका निर्माण हुआ। तो देखिए, जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें जलवाष्प बहुत ज़्यादा थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया थी और जो ऑक्सीजन थी वो बहुत ही कम मात्रा में थी। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, फिर ऑक्सीजन पृथ्वी पे इतनी कैसे आई जिससे कि हमारा जीवन संभव हो पाए। देखिए, जो पृथ्वी में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हो रहे थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे वायुमंडल में या कह लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प बढ़ने लगी या वाटर वेपर और गैसेस की जो मात्रा थी वो बढ़ने लगी। फिर देखिए, पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन आरंभ हो गया, यानी कि जो वाटर वेपर वगैरह होता है तो इसका कंडेंसेशन आरंभ हो गया। तो आप जानते हैं कि संघनन वही प्रक्रिया है जिसकी वजह से वर्षा होती है, यानी कि बादल बनते हैं और उसके बाद वर्षा होती है। तो ये संघनन की वजह से पॉसिबल होता है। तो ये प्रक्रिया पृथ्वी पर आरंभ हुई। अब देखिए, जब ये प्रक्रिया आरंभ होगी तो क्या होगा, पृथ्वी पे वर्षा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ रेन होने लगेगी। तो जब पृथ्वी पे रेन होने लगी तो क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वर्षा के पानी में घुलने लगी। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसमें कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है या कह लीजिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो हम पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जो पृथ्वी की आरंभिक अवस्था थी जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलने लगी तो इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की मात्रा में कमी आने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आने लगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो ऊष्मा का अवशोषण भी कम होगा एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो तापमान है और भी तेजी से गिरने लगा। तो अब देखिए, इससे क्या होगा, जब फिर से पृथ्वी का तापमान और भी तेजी से गिरेगा तो और ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, क्योंकि देखिए जितनी तेजी से कोई चीज़ ठंडी होगी उतनी ज़्यादा तेजी से जलवाष्प निकलेगी और जितनी ज़्यादा तेजी से जलवाष्प निकलेगी उतने ज़्यादा क्लाउड बनेंगे, उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा और उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। तो इसकी वजह से और ज़्यादा वर्षा हुई। तो अब देखिए, ये जो वर्षा हो रही थी इसका जो जल है वो पृथ्वी के गड्ढों में एकत्रित होने लगा, यानी कि पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए थे जिसे हम आज महासागर के रूप में जानते हैं, और इस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो वाटर में या जल में हुई है और लंबे समय तक जो पृथ्वी पर जीवन था वो केवल महासागरों तक सीमित था, यानी कि जो लाइफ थी वो केवल महासागरों तक सीमित थी। और देखिए, फिर क्या हुआ कि महासागरों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हो गई, जिसके अंतर्गत CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी इससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी इस योग्य हो पाई कि यहाँ पे जीवन जो है पनप सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, यानी कि जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है इसके पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को आज हम नहीं समझेंगे। हम आज कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे इंक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का देखिए जो लेक्चर है इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लिखा है। वैसे ये जो सविंद्र सिंह जी की बुक है उससे मैंने ये सारा लिया है, तो वहाँ से आप इंग्लिश वाली बुक से पढ़ सकते हैं। और देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस लेक्चर में सब कुछ समझने के ऊपर है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, समझने के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बड़े शलाका चुंबक या बार मैग्नेट के समान होता है जिसके 2 ध्रुव होते हैं तथा वह पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है तथा वह पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष की संरेखण दिशा में ही होता है।
देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसमें कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये सारी देशांतर रेखाएं कहाँ पे मिलती हैं? हमारे पोल या ध्रुव पे मिलती हैं। तो सारी देशांतर रेखाएं हम लोग जानते हैं ध्रुव पे मिलती हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, यानी यहाँ पे जहाँ पे मिल रही हैं रेखाएं, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। तो ये पृथ्वी का अक्ष हो गया जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है। अब देखिए आगे बात ये कही जा रही है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है। कहाँ से आया वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है। अब देखिए कोई भी जो चुंबक होगा उसके दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा। हम जानते हैं कि जो नॉर्थ वाला होता है वो दूसरे चुंबक के साउथ को अट्रैक्ट करता है, और जो साउथ वाला होता है अगर उसके सामने दूसरे चुंबक का नॉर्थ रखा जाए तो उसे ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है। अब देखिए जाहिर सी बात है चुंबक है तो इसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा। तो अब इस चुंबक का यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस वाले चुंबक का जो नॉर्थ है वो लगभग हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है उसके पास में ही स्थित है। एकदम नॉर्थ के ऊपर स्थित नहीं है, ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ पोल के पास ही स्थित है। और इसी तरह से जो साउथ पोल है वो भी हमारी जो पृथ्वी का साउथ है, या फिर कह लीजिए हमारी पृथ्वी का जो साउथ पोल है उसके पास ही स्थित है। यानी कि इस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो हमारे जो पृथ्वी का जो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है इसके पास में स्थित है। देखिए इस चुंबक की अनुदैर्ध्य अक्ष को विस्तृत करने पर यह पृथ्वी की सतह को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। इन्हीं को उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो बात अभी हमने देखी कि पृथ्वी के भीतर एक चुंबक है। अब अगर इस चुंबक का जो एक्सिस है उसको आगे बढ़ाया जाए तो ये जहाँ पे पृथ्वी को प्रतिच्छेद करेगा उसी को हम इस चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल कहेंगे, या कह लीजिए पृथ्वी की सतह का उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। फिर देखिए जब हम चुंबक को पृथ्वी की सतह से किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से निलंबित करते हैं तो वह भौगोलिक उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए ये सेंटेंस एक तरह से इस बात का प्रमाण दे रहा है कि जो हमारी पृथ्वी का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, यानी कि जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वो हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है, या कह लीजिए जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, उससे थोड़ा सा अलग है। यानी कि ये भौगोलिक हो गया तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक, दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों एक ही स्थान पे होते तो क्या होता? अगर आप पृथ्वी के ऊपर एक चुंबक रखते तो इससे क्या होता, जो उस चुंबक का साउथ का हिस्सा होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ का हिस्सा है वो साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो अगर पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यहीं पर होता तो ये जो है किसी चुंबक के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, तो इस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है इधर को अट्रैक्ट हो जाता। लेकिन देखिए ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे कोई चुंबक जाके स्थिर नहीं होता है, बल्कि उससे थोड़ी सी दूरी पे जाके स्थिर होता है। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो हमारा यानी कि नॉर्थ पोल है, हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ पर स्थित है, इसीलिए तो जो चुंबक है वो यहाँ पर जाके स्थिर हो रहा है, अदरवाइज तो यहाँ पे स्थिर हो जाता। तो ये बात इस सेंटेंस से बताई गई है। तो इस तरह से पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के मध्य का जो कोणिक झुकाव होता है इसे चुंबकीय दिक्पात या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए वही बात फिर से सिंपल वर्ड्स में दोहराई जा रही है, यानी कि देखिए ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष हो गया, यानी हमारा ये भौगोलिक नॉर्थ पोल हो गया, ये भौगोलिक साउथ पोल हो गया, और ये जो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये जो है पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। यानी कि जो चुंबक है उसके हिसाब से जो नॉर्थ पोल है वो ये हो गया और ये चुंबक का साउथ पोल हो गया। तो इन दोनों अक्षों के बीच, यानी इस वाले अक्ष के बीच और इस वाले अक्ष के बीच जो एंगल बन रहा है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर चुंबकीय दिक्पात। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह देखी होगी तो उससे इस बात का प्रमाण भी मिलता है। तो लगातार जो पृथ्वी का मैग्नेटिक अक्ष है आप कह लीजिए उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस चीज़ को आगे हम लोग और भी क्लियर करेंगे। तो एक तरह से आप देखिए पृथ्वी की सतह पर आप कहीं भी हो तो वहाँ पर जब आप चुंबक को रखेंगे, यानी कि पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी आप एक स्वतंत्र चुंबक को रख देंगे, यानी जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो अपने हिसाब से अपनी दिशा निर्धारित कर सकता है, तो वहाँ पर जो है पृथ्वी का जो अक्ष होगा, यानी कि पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष होगा, जो ट्रू नॉर्थ है और जो ट्रू साउथ है, उसके समानांतर जो आप कह लीजिए हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, जैसा कि हमने देखा, तो उसी को हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है या फिर कह लीजिए चुंबकीय दिक्पात का कोण है। अब देखिए देखते हैं जिसे हम नत या डिप कहते हैं या कह लीजिए चुंबकीय झुकाव या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? तो अब देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई,
ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, यानी कि जहाँ पे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और जहाँ पे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, पृथ्वी पे अगर आप कोई चुंबक रखेंगे तो उसका जो साउथ का हिस्सा होगा, यानी कि अब देखिए जो चुंबक का साउथ का हिस्सा होगा उसको ये नॉर्थ पोल हमारा जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को खींचता है। तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, या फिर कह लीजिए पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो चुंबक के दूसरे चुंबक के साउथ पोल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ठीक यही बात यहाँ पे लागू होगी, यानी कि ये नॉर्थ पोल को, किसी चुंबक के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अब देखिए क्या होता है कि सपोज कोई चुंबक ऐसे स्थान पे रखा है जहाँ पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का आकर्षण बराबर है, यानी कि दोनों जगह से समान आकर्षण लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये चुंबक जो है ऐसा हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और वहीं पे फिर देखिए क्या होगा, जैसे जैसे अब सपोज आप नॉर्थ पोल के पास इस चुंबक को ले जाना शुरू करते हैं और ये मान लीजिए इस चुंबक का साउथ पोल है, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो चुंबक है वो इस तरह से झुकने लगा है, यानी कि इसका चुंबक का जो साउथ का हिस्सा है वो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी तरफ झुकने लगा है। फिर आप और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये साउथ का हिस्सा और झुक गया है। यहाँ पे पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि ये पूरा चुंबक वर्टिकल हो गया, यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चुंबक आपको वर्टिकली खड़ा दिखाई देगा, या कह लीजिए सीधा हो जाएगा। या फिर आपने देखिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने कंपास देखा होगा, तो अगर आपके हाथ में एक कंपास है तो उसकी सुई कह लीजिए एकदम वर्टिकल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। उसका रीज़न है कि ये जो अब जो साउथ का हिस्सा है, इस चुंबक का जो साउथ का हिस्सा है वो नॉर्थ के द्वारा बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट किया जा रहा है, बहुत तेज़ खिंचाव है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जो सुई है, जो पहले यहाँ पे जब हम देख रहे थे जो हॉरिजॉन्टल रही होगी, ऐसे रही होगी, अब वो सीधी की सीधी हो जाती है, यानी वर्टिकल हो जाती है इस तरह से, क्योंकि ये जो साउथ वाला हिस्सा है वो इस नॉर्थ वाले हिस्से के द्वारा खींचा जा रहा है। अच्छा, ठीक यही बात इधर भी लागू होगी, यानी कि अगर हम धीरे धीरे इधर जाएं तो ठीक यही चीज़ दिखाई देगी, यानी कि जो चुंबक है उसका नॉर्थ वाला हिस्सा इस साउथ वाले हिस्से के द्वारा बहुत तेज़ी से खींचा जाएगा, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते फिर से वही होगा, यानी चुंबक जो है वर्टिकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि धीरे धीरे चुंबक झुक रहा था, तो पृथ्वी के जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि पृथ्वी का तल जो है, इससे जितना चुंबक झुका हुआ है, यानी कि जितना कह लीजिए ये कंपास की सुई झुकी हुई है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर चुंबकीय नति, या डिप, जिसे हम डिप कहते हैं। तो वही हमारी डिप हो गई। अब तो देखिए यही बात बताई गई है कि स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई तथा पृथ्वी के क्षैतिज तल के बीच के कोण को चुंबकीय झुकाव या नति कहते हैं, जैसा हम लोगों ने देख लिया। फिर देखिए उत्तरी गोलार्ध में यदि उत्तरी ध्रुव पर चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाए तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के पास होने के कारण अधिक आकर्षित होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा, और जो चुंबकीय सुई है वो लंब हो जाएगी, यानी कि एकदम सीधी सीधी हो जाएगी। ठीक यही स्थिति दक्षिणी ध्रुव पे होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय नति या जो डिप होती है वो 90 डिग्री की होती है। हमने देखा कि जो चुंबकीय सुई है वो आकर्षण के कारण सीधी हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनने लगेगा। फिर देखिए पृथ्वी की सतह पर जिन स्थानों पर लघु चुंबक क्षैतिज हो जाए वहां पर चुंबकीय नति 0 डिग्री की होती है। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे अगर हम लोग एक कंपास को ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसकी जो सुई है वो एकदम हॉरिजॉन्टल के सामने सीधी खड़ी हो गई, यानी ये जो सुई है ये सीधी हो जाएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन पृथ्वी पे कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सुई एकदम क्षैतिज हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे सभी स्थान जहाँ पे ये 0 डिग्री का एंगल बनता है, अगर उनको इस तरह से मिला दिया जाए तो हमको मैग्नेटिक इक्वेटर या चुंबकीय निरक्ष प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे सभी स्थान जहाँ पे जो एक चुंबकीय सुई है, या कह लीजिए जो एक चुंबक है वो एकदम क्षैतिज हो जाता है, जो कंपास की सुई है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है, जो चुंबकीय डिप है वो 0 डिग्री हो जाती है, तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखिए यदि चुंबकीय निरक्ष से स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक को धीरे धीरे चुंबकीय ध्रुव की ओर खिसकाया जाए तो चुंबकीय नति बढ़ती जाती है और चुंबक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर लंब हो जाता है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि अब देखिए ये मान लीजिए वो पॉइंट है जहाँ पे कंपास की जो सुई है वो एकदम क्षैतिज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी 0 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो अब सपोज आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो सुई है ये थोड़ा सा एंगल बनाएगी, क्योंकि नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी।
फिर और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एंगल और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये और ज़्यादा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। और जब एकदम आप नॉर्थ पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे जो 0 डिग्री का एंगल था वो बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री का हो गया है। तो यही बात कही जा रही है, जैसे जैसे आप इस स्थान से 0 डिग्री वाले स्थान से, या जहाँ पे कंपास की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है वहाँ से आगे बढ़ेंगे ध्रुव की ओर, चुंबकीय ध्रुव की ओर, मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर, तो वैसे वैसे ये जो एंगल है या जो डिप है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सामान्य द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र यानी सिंपल डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में स्थानीय तथा कालिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई कि जो पृथ्वी का एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके जो कई सारे रीजंस हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि नति है, डिप है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर भूचुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड होने का कारण क्या है, यानी कि इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके बारे में एक थ्योरी आती है वो गिलबर्ट की है, यानी कि गिलबर्ट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या रीज़न है। तो देखिए, जो गिलबर्ट की थ्योरी है उसे हम कह सकते हैं बार मैग्नेट थ्योरी, और उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है, या कह लीजिए बहुत ही बड़े एक चुंबक की तरह पृथ्वी काम करती है, और जिसके 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसी की वजह से पृथ्वी में चुंबकत्व है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, यानी कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई भी चुंबक एक्टिव रह ही नहीं सकता है। कुछ ही वर्षों में उसका जो चुंबकत्व है, या फिर कह लीजिए जो उसका मैग्नेटिक नेचर है, वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में गिलबर्ट की जो थ्योरी थी उस पर क्वेश्चन उठ गए। देखिए, जब ऑब्जर्व किया गया पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को, तो एक बात सामने उभर के आई कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.18 डिग्री पर ईयर के हिसाब से वेस्ट साइड में या पश्चिम की ओर खिसक रही है। तो अब देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये खिसकाव क्यों देखा जा रहा है, यानी कि अगर पृथ्वी के अंदर एक बार मैग्नेट है तो फिर ये खिसकाव क्यों हो रहा है, यानी कि पृथ्वी के अंदर बार मैग्नेट नहीं है। प्लस एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वी के किस भाग से, अब देखिए पृथ्वी में मेंटल भी है, आउटर कोर भी है, इनर कोर भी है, तो किस भाग से ये चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है या किस भाग से ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। तो इसके ऊपर देखिए, जब दिमाग लगाया गया, या कह लीजिए एक तरह से क्वेश्चनिंग की गई, तो ये चीज़ सोची गई कि जो भूचुंबकीय क्षेत्र का परिभ्रमण या रोटेशन है, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन है, वो जो हमारी अर्थ का रोटेशन है या पृथ्वी का परिभ्रमण है उससे धीरे होता होगा, मंद गति से होता होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इस बात को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, सपोज ये हमारी जो अर्थ है, तो इसका बाहर का हिस्सा क्रस्ट कहलाएगा। उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा उसको हम मेंटल कहेंगे। उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा उसको हम आउटर कोर कहते हैं। और उसके बाद जो सबसे अंतिम हिस्सा है, या कह लीजिए सबसे अंदर का हिस्सा है, उसे हम इनर कोर कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की संरचना बनी हुई है। अब देखिए, क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनमें से कहाँ से, किस पार्ट से जो है चुंबकत्व या कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए देखिए ये पता चला, या फिर कह लीजिए इस बात से अंदाजा लग पाया कि जो पृथ्वी की आउटर कोर है, या फिर कह लीजिए जो पृथ्वी की कोर का हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये बाकी पृथ्वी की रोटेशन से धीरे रोटेट करता है। यानी कि सपोज ये अर्थ की रोटेशन की गति है, तो अब मान लीजिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो सपोज अगर अर्थ रोटेट कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो कोर वाला पार्ट है, ये इससे धीरे रोटेट कर रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट हो सकता है केवल 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रोटेट कर रहा हो। तो अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। अब देखिए, ये सपोज जो हिस्सा है तेज रोटेट कर रहा है, अंदर वाला धीरे रोटेट कर रहा है। अब 1 साल मान लेते हैं, मान लीजिए 1 साल पहले इन दोनों ने इसी स्थान से घूमना शुरू किया, तो 1 साल में क्या होगा, ये मान लीजिए घूम के पूरा हिस्सा बाहर वाला यहाँ पे आ गया, बट ये जो अंदर वाला हिस्सा है, क्योंकि ये धीरे रोटेट कर रहा है, तो 1 साल में ये यहीं तक पहुँच पाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो एक्सिस है देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला जो एक्सिस है यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ गया। अब जैसे जैसे देखिए साल बढ़ते जाएंगे, या फिर कह लीजिए समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो एक्सिस हैं दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ देखिए अभी हमें बताएगी कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें खिसकाव होता है। तो अब देखिए, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर जो आउटर कोर में है, या फिर कह लीजिए अभी कोर की ही अगर केवल बात करें, आउटर कोर को छोड़ दें, तो पृथ्वी के जो कोर में मटेरियल हैं उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। इसी के कारण, यही कारण है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर साल पश्चिम की ओर खिसक जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहा है वो धीरे रोटेट करता है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोटेशन भी धीरे होता है बाकी पृथ्वी के रोटेशन से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो बाकी पृथ्वी जो है वो आगे निकल जाती है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो पीछे रह जाती है। तो इसी को हम कहते हैं
हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का खिसकाव हो रहा है, यानी कि वेस्ट की साइड में 18 डिग्री वेस्ट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हर साल खिसक रही है। देखिए इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जो आधुनिक विचार है हम लोग केवल उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए आधुनिक विचार जो है वो कहता है कि पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो पृथ्वी की आउटर कोर है, या फिर कह लीजिए कि बाह्य अंतरतम है। तो आउटर कोर क्यों रीज़न है, अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक पहुँचते हुए हमें यह पता चला कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीज़न है पृथ्वी की कोर, यानी कि पृथ्वी की कोर में जो पदार्थ है उसी की वजह से पृथ्वी पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आउटर कोर की वजह से उत्पन्न हो रही है या इनर कोर की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो देखिए फिर से ये पता चला, या कह लीजिए फिर से ये एक तरह से तार्किक निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की कोर में जो पदार्थ हैं या फिर पृथ्वी की कोर में जो मटेरियल पाए जाते हैं वो स्थायी रूप से चुंबकत्व का गुण नहीं रखते हैं, यानी कि उनका कोई स्थायी मैग्नेटिक नेचर नहीं है। तो जब स्थायी मैग्नेटिक नेचर नहीं है, यानी कि कॉन्टिन्यू तरीके से ये प्रोडक्शन हो रहा होगा, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कॉन्टिन्यू प्रोडक्शन और मेंटेनेंस हो रहा होगा, तभी इतने लंबे समय से पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बरकरार है, अदरवाइज तो ये समाप्त हो जाती। तो देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न किसी ऐसे पदार्थ में होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला हो, यानी कि जिसकी विद्युत संचालकता बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक वेव्स या विद्युत तरंगों को उत्पन्न कर सके। और देखिए इस तरह का जो पदार्थ है, यानी कि जो बहुत हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला पदार्थ है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स को जन्म दे सकता है, तो इस तरह का जो पदार्थ है वो धात्विक पदार्थ ही हो सकता है, यानी कोई लिक्विड मटेरियल ही हो सकता है। तो ये लिक्विड मेटल कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के आउटर कोर में पाया जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की जो आउटर कोर है वहीं से ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है। एक बार देखिए रिपीट कर देता हूं। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी के कोर में जो पदार्थ है वो परमानेंट रूप से चुंबकत्व का गुण नहीं रखते हैं, या फिर कह लीजिए परमानेंट रूप से मैग्नेटिक नेचर नहीं रखते हैं। तो इसलिए पृथ्वी की जो कोर है उसमें कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, बहुत ज़्यादा विद्युत संचालकता हो, जिसकी वजह से विद्युतीय तरंगे या फिर जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं वो जन्म ले सकें, और यही इलेक्ट्रिक वेव्स जो है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनेंगी। तो ये जो इस तरह की इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं वो केवल लिक्विड मेटल में ही पाई जा सकती हैं, और इस तरह का लिक्विड मेटल कहाँ पे पाया जाता है? पृथ्वी की आउटर कोर में पाया जाता है। तो जहाँ पे ये लिक्विड मेटल पाया जाता है, जाहिर सी बात है वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है, पृथ्वी का भूचुंबकीय क्षेत्र जन्म ले रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी की जो आउटर कोर है वहाँ से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है। तो देखिए इस तरह से अंतिम निष्कर्ष ये दे सकते हैं कि पृथ्वी की जो आउटर कोर है वो एक सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो की तरह काम कर रही है, और पृथ्वी की कोर से निकलने वाली जो एनर्जी है या जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स या विद्युत तरंगों के रूप में परिवर्तित हो रही है, और पृथ्वी की जो कोर है इसके चारों तरफ फैल जाती है। यानी कि पृथ्वी की कोर से जो एनर्जी निकलती है वही विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, और पृथ्वी का जो अंतरतम है या पृथ्वी की जो कोर है इसके चारों तरफ फैल जाती है, और इसी की वजह से पृथ्वी में डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है, या फिर कह लीजिए दो ध्रुव वाली मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। अब देखिए एक बात और आती है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की जो इनर कोर है वो आउटर कोर के रूप में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, और इस कारण से जो ऊर्जा निकलती है या फिर कह लीजिए जो इस कारण से एनर्जी जनरेट होती है वही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका स्रोत है, या फिर कह लीजिए वही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म या फिर पूरा चुंबकत्व की। तो इसके बारे में चलिए पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। तो देखिए जब किसी शैल यानी कि कोई भी रॉक है, कोई भी चट्टान है, तो चाहे वो आग्नेय हो यानी इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, तो जब उसका निर्माण होता है तो उसमें जितना भी लोहा होता है, जितना भी आयरन होता है, उसकी मात्रा के आधार पर, यानी किसी भी इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक में जितना भी आयरन पाया जाता है उस आधार पर उसका चुंबकन हो जाता है, यानी कि उसमें एक तरह से कह लीजिए मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, और वह उस शैल में क्यूरी पॉइंट से कम तापमान पर परिरक्षित हो जाता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि सपोज 10,000 साल पहले कोई ज्वालामुखी फूटा या किसी अन्य कारण से एक आग्नेय पत्थर का या फिर कह लीजिए आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, तो इस आग्नेय शैल में कुछ लोहा रहा होगा। तो इसके अंदर जो लोहा है, आप जानते हैं कि लोहे में मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, यानी कि यह मैग्नेट में बदल सकता है। तो इस लोहे में क्या होता है कि मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। यह मैग्नेट क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की
वजह से जो हमारी अर्थ में पाई जाती है इस चट्टान में भी मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए इसमें जो मैग्नेट उत्पन्न हुआ वो अब मान लीजिए 10,000 साल पहले मैग्नेट उत्पन्न हुआ, तो वो 10,000 साल पहले जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लक्षण रहे होंगे, जो गुण रहे होंगे, उसी को ये रिफ्लेक्ट करेगी ये वाली चट्टान। यानी कि हमें 10,000 साल पहले पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्थिति थी उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा या उस चीज़ का पता लग जाएगा इस 10,000 साल पुरानी चट्टान से, क्योंकि उस समय की जो मैग्नेटिक फील्ड है या कह लीजिए उस समय जो मैग्नेट का निर्माण हुआ था वो अभी तक इस चट्टान में सेव है, अभी तक इस चट्टान में सुरक्षित है। देखिए जो ब्लैकेट हैं, जो जियोग्राफर हैं, एक उन्होंने अध्ययन किया ब्रिटिश द्वीप पे ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म का गुण है इसके बारे में, या कह लीजिए जो पूरा चुंबकत्व है इसका अध्ययन किया। तो 200 मिलियन वर्ष पहले जो ध्रुवों की स्थितियां हैं उसमें पर्याप्त परिवर्तन हुआ, ऐसा ब्लैकेट को लगा। यानी कि 200 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल थे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इस चीज़ पर, इस निष्कर्ष पर ब्लैकेट पहुँचे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे पहुँचे। और पृथ्वी की सतह पर जो चुंबकीय ध्रुव है उसकी स्थितियों में परिभ्रमण हुआ, यानी कि ऐसे कह लीजिए कि पृथ्वी की स्थिति पे जो पृथ्वी की सतह पे जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहे हैं। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो सपोज ये हमारी देखिए अर्थ हो गई और ये इसका अर्थ का हो गया नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ कहना सही होगा, यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो गया, यानी मैग्नेटिक साउथ हो गया। तो अब देखिए इसी के साथ अब यहाँ पे एक चट्टान है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी फ्लो कर रहा है और इस ज्वालामुखी से क्या हो रहा है, लगातार कुछ लावा निकल रहा है। तो इसकी वजह से, लावा निकलने की वजह से यहाँ पे एक चट्टान बन गई और ये चट्टान मान लीजिए कि 500 करोड़ साल पुरानी है। तो अब देखिए उस समय यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा चुंबकीय ध्रुव कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये चट्टान जाहिर सी बात है इस चुंबकीय ध्रुव के द्वारा आकर्षित होगी, यानी कि ये वाला जो चुंबकीय ध्रुव है इस चट्टान को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हैं। तो आप जानते हैं मैग्नेट को खींचता है। तो ऐसे में क्या होगा, इस तरह से इसमें एक खिंचाव दिखाई देगा। यानी कि इस 500 करोड़ साल पुरानी चट्टान का जब हम अध्ययन करेंगे, इस 500 करोड़ साल पुरानी जो रॉक है इसका हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी। इसके साथ ही उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि 100 करोड़ साल के बाद, 100 करोड़ साल के बाद कुछ लावा और इस यहाँ पे फ्लो होता है, यानी कि ये जो ज्वालामुखी है इससे कुछ और लावा फ्लो होता है, और 100 करोड़ साल के बाद यहाँ पे एक और लेयर बन जाती है, यानी इसी ज्वालामुखी से एक अन्य लेयर बन गई। अब देखिए ये जो लेयर बनी है इसमें भी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होंगी, इसमें भी लोहे का अंश होगा, इसमें भी आयरन होगा, इसलिए इसमें भी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होंगी। और इसी समय पर मान लीजिए क्या हुआ कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो यहाँ पर आ गया है। यानी कि पहले जो 500 करोड़ साल पहले हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ की स्थिति थी वो यहाँ पे थी, 100 करोड़ साल पहले मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए ये वाली जो चट्टान है, जो पीली वाली चट्टान है, येलो चट्टान है, इसका हमें खिंचाव इस तरफ दिखाई देगा, यानी इसकी डायरेक्शन हमें इधर दिखाई देगी। अब देखिए कुछ समय बाद मान लीजिए कि 50 करोड़ साल बाद फिर से कुछ लावा जो है यहाँ पे फ्लो होता है और यहाँ पे एक और लेयर बन जाती है। अब इस लेयर में भी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होंगी, इसमें भी खिंचाव होगा। और मान लीजिए कि ठीक इसी समय पे, यानी कि 50 करोड़ साल बाद जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो चलता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, हमें फिर से ये दिखाई देगा कि इस वाली चट्टान का, या फिर कह लीजिए ये जो नीचे वाली लेयर है इसका झुकाव इस दिशा में है, यहाँ पे है। तो ऐसे में अब देखिए एक हमें कर्व दिखाई दे रहा है। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो इस तरह से एक कर्व बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें जो पहली एक स्टेज दिखी, या फिर कह लीजिए कि एक पहली जो पॉसिबिलिटी दिखी, वो ये पॉसिबिलिटी दिखी कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, यानी जिसके ऊपर हमने देखा ये ज्वालामुखी स्थित है और जिसकी वजह से ये अलग अलग लेयर बन गई, अलग अलग चट्टानें बन गई, तो ये पूरा कॉन्टिनेंट अपनी जगह पे स्थित है, कहीं आ जा नहीं रहा है। और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है इसकी जो पोजीशन है उसमें लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब देखिए फिर से वही कंडीशन देखते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो गया, और ये वही एक चट्टान हो गई। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसकी वजह से एक चट्टान बनी है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी क्या स्थिति है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, क्या इंटेंसिटी है। तो अब देखिए एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि देखिए जो पहली ये लेयर बनी, जब ये पहली लेयर बनी 500 करोड़ साल पहले ही मान लेते हैं, तो उस समय मैग्नेटिक नॉर्थ तो यहीं पे था, और ये जो महाद्वीप है, जिस कॉन्टिनेंट पे ये पूरा ज्वालामुखी है, वो भी यहीं पे था। तो इस वजह से जो हमको डायरेक्शन दिखाई देगी वो ये वाली दिखाई देगी, इस तरह की डायरेक्शन दिखाई देगी।
लेकिन अभी देखिए वर्तमान में तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा महाद्वीप हैं उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह की वजह से हम लोग ये जानते हैं। पर पहले ये बात नहीं पता थी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो लगातार तैर रहे हैं, उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ये चीज़ केवल एक पॉसिबिलिटी थी, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और अब ये कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर पहुँच गया। यानी कि देखिए जो हमारा नॉर्थ है वो वहीं पे स्थित है जहाँ पे पहले स्थित था, लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी जो कह लीजिए कि स्थान है उसमें परिवर्तन हो गया, उसकी पोजीशन में चेंजेस आ गए। तो इस वजह से जो डायरेक्शन है वो चेंज मालूम पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसका स्थान बदल गया होगा, जबकि क्योंकि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई तो इसीलिए मैग्नेटिक नॉर्थ के रिलेटिव जो इसकी डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। अब देखिए बहुत ही सिंपली अगर समझाऊं तो सपोज़ ये सन है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो एक अलग एंगल बनेगा, और अगर वहीं पे आप यहाँ पे खड़े हैं तो एक अलग एंगल बनेगा, यहाँ पे खड़े हैं तो एक अलग एंगल बनेगा। यानी अगर आप अपनी स्थिति में लगातार चेंज करते जाएंगे तो उसी हिसाब से आपका जो सन से एंगल बन रहा है वो भी चेंज होता जाएगा, उसी तरह से आपकी परछाई चेंज होती जाएगी। तो सेम यही बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसका जो खिंचाव है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगा। यानी कि जितना दूर आप जाते जाएंगे, जिस डायरेक्शन में जाते जाएंगे उसी हिसाब से जो इंटेंसिटी है उसमें आपको चेंज दिखेगा, उसी हिसाब से डायरेक्शन में चेंज दिखेगा। तो ठीक यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब देखिए इसी तरह से मान लीजिए ये एक तीसरी लेयर बनी और ये लेयर बनी 50 करोड़ साल पहले। उस समय तक ये जो महाद्वीप है खिसक के यहाँ पे आ चुका था। यानी कि जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे था ये महाद्वीप और बाद में खिसकते खिसकते यहाँ गया, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है हमेशा वहीं पर रहा। तो ऐसे में डायरेक्शन जो है फिर से चेंज दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी एक कर्व मिल जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है और जो कॉन्टिनेंट है वो स्थित है, और दूसरी जो स्थित है वो कहती है कि जो कॉन्टिनेंट है उसकी पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अपनी जगह पे स्थित है। तो अब देखिए इन दोनों में से सही कौन सा है ये कैसे पता चले। तो इसके लिए ये लॉजिक निकाला गया है कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स पे अगर एक जैसा कर्व ही बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ये हमने कर्व देखा बनता हुआ, अगर सभी कॉन्टिनेंट्स पे देखिए एक जैसा कर्व बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो नॉर्थ की पोजीशन है उसी में चेंज हुआ होगा, कॉन्टिनेंट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों? अब देखिए सपोज़ यहाँ पे एक दूसरा कॉन्टिनेंट था जिस पे ज्वालामुखी था, जिसकी वजह से पूरी ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रक्रिया ये हुई। यानी कि अलग अलग चट्टानें बनी अलग अलग समय में और उनके अलग अलग डायरेक्शन आपने जो है रिकॉर्ड कर लिया। तो अब देखिए ऐसे में क्या होगा, क्योंकि जो नॉर्थ था उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा था, तो ऐसे में जो यहाँ पे डायरेक्शन में परिवर्तन दिखाई दिया वही यहाँ पे डायरेक्शन में परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट तो स्थित है। यानी कि इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये 3 चेंजेस हो गए। तो इस वजह से अब देखिए आपको जो कर्व दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। यानी कि जो इस कॉन्टिनेंट पे कर्व आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस वाले कॉन्टिनेंट पे जो कर्व बन रहा है सेम ऐसा ही कर्व यहाँ पे बनेगा, और सेम ऐसा ही कर्व यहाँ पे बनेगा, सेम ऐसा ही कर्व यहाँ पे बनेगा। यानी सभी स्थानों पे जो कर्व बनेगा वो एक जैसा बनेगा। पर देखिए जब ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि ऐसा नहीं है। यानी कि हर जो महाद्वीप है, हर जो कॉन्टिनेंट है, उस पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड का कर्व है, या कह लीजिए जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और डायरेक्शन का कर्व है वो अलग अलग बन रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लग पाया कि जो हमारा नॉर्थ है उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा होता तो सभी स्थानों पे कर्व एक जैसा होता। तो इससे ये बात प्रमाणित हो गई, इससे ये बात एक तरह से प्रूफ हो गई कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसमें लगातार चेंज हो रहा है। इसीलिए ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म है इसमें हमें एक तरह का अंतर दिखाई दे रहा है, इस तरह का हमें एक कर्व दिखाई दे रहा है जो हर महाद्वीप के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर महाद्वीप के जो खिसकाव की दर है वो अलग अलग होगी। कोई महाद्वीप तेज़ी से खिसक रहा है, कोई महाद्वीप धीरे से खिसक रहा है, या फिर और अगर थोड़ा सा जियोग्राफी की भाषा में कहें तो कोई प्लेट जो है उसका खिसकाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, कोई प्लेट जो है वो धीरे धीरे खिसक रही है। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर जो कर्व होगा वो भी अलग अलग होगा। तो अब इसी बात को देखिए थ्योरी में देख लेते हैं। तो देखिए जब अध्ययन किया गया, जब यही ब्रिटिश द्वीप पे अध्ययन हो रहा था तो उस समय ये बात सामने आई कि जो अलग अलग समय की चट्टानें हैं, यानी कि जो अलग अलग काल की चट्टानें, जैसे हम लोगों ने देखा 500 करोड़ साल पुरानी, 250 करोड़ साल पुरानी, तो इन सभी चट्टानों में अलग अलग इंटेंसिटी दिखाई देती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, और अलग अलग डायरेक्शन दिखाई देती है। यानी कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाती है, और इसके साथ ही जो इंटेंसिटी है वो भी बदल जाती है। तो एक क्वेश्चन उठा कि ये क्यों हो रहा है, यानी कि ये जो
अलग अलग चट्टानें हैं, इनमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसमें दो स्थितियों का अंदाजा लगाया गया। पहला ये लगाया गया कि जो हमारे महाद्वीप हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, वो एक ही स्थान पे होते हैं, लेकिन जो हमारे ध्रुव हैं उनके डायरेक्शन में, उनकी पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं, और इसीलिए जो अलग अलग चट्टानें हैं उनमें जो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई देता है, जो इंटेंसिटी दिखाई देता है, वो अलग अलग है। वहीं पे दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि जो चुंबकीय ध्रुव है वो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन महाद्वीप का जो विस्थापन है वो होता रहता है, यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, और ये जो चुंबकीय ध्रुव है वो एक स्थान पे स्थिर रहता है। तो इस तरह से दो थ्योरीज आई। तो जब तक दो महाद्वीप जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से के संबंध में प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, तब तक दोनों महाद्वीप ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र एक ही प्रकार के होंगे। यानी कि देखिए, ये तभी मैंने पहले आपको समझा दिया, थ्योरी में बहुत ही कठिन हो जाता है ये बातें। तो देखिए, ये सिंपली वही बात कह रहा है कि यहाँ पे हमारी अर्थ पे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर उन सभी पे एक जैसे कर्व बन रहे हैं, यानी कि उन सभी पे जो कर्व बन रहा है जिसे हम कहते हैं पोलार वांडरिंग कर्व, तो वो अगर एक जैसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, ये बात सही है कि महाद्वीप हमेशा स्थिर रहे हैं, और जो हमारे ये जो पोल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा, जो मैग्नेटिक पोल है। लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि दिखा, तो उस आधार पर हमने ये चीज़ देखी कि उस आधार पर यह पता चला कि जो हमारे महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अच्छा देखिए, वेगनर जो है, वेगनर की थ्योरी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेगनर ने ये माना था कि पहले, यानी कि शुरुआती काल में या कह लीजिए पैलियोजिक युग जो था, उस समय एक पेंजिया नाम का महाद्वीप था, और जितने भी ये हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं वो सारे एक जगह पे जुड़े हुए थे, यानी कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक जगह पे जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है, अगर देखिए सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे जुड़े थे, एक जगह पे स्थित थे, तो जाहिर सी बात है जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, अगर उस समय के यानी पैलियोजिक समय के जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उस पे जो भी चट्टान होगी, पैलियोजिक टाइम में मान लीजिए, ये देखिए पूरी हमारी अर्थ थी, ये सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसे हमने पैंजिया कहा, और इस पे उस समय की कुछ चट्टानें हैं। तो इन सभी चट्टानों में हमें क्या दिखाई देगा कि इन सभी चट्टानों का जो कर्व होगा वो एक जैसा होगा। अब देखिए, जानते हैं हम लोग कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, यानी कि वर्तमान में ये जो पहले पूरा पेंजिया एक था, अब ये अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग स्थानों पे कॉन्टिनेंट है, लेकिन उस समय की जो चट्टानें होंगी वो तो वही होंगी, यानी कि जो पैलियोजिक टाइम की जो चट्टानें होंगी वो तो वही होंगी। तो पैलियोजिक जो टाइम की जो चट्टानें होंगी इन कॉन्टिनेंट्स पे, उन पे जो कर्व दिखाई देगा वो सभी कर्व्स जो हैं एक जैसे होंगे, यानी सभी चट्टानों का जो कर्व बनेगा एक जैसा होगा। और ये बात बाद में पता चला कि सही है, यानी कि हाँ, पैलियोजिक टाइम की जो भी चट्टानें हैं उनसे जो कर्व बनाया जाता है, उनकी जो इंटेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिखाती हैं, जो डायरेक्शन दिखाती हैं वो समान होती है, एक जैसा कर्व बनता है। तो इस आधार पे ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ, जो वेगनर कह रहे हैं कि पैलियोजिक टाइम पे सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से जुड़े थे और एक पेंजिया नाम का केवल एक कॉन्टिनेंट था, तो ये बात जो है प्रूफ हो गई कि सही है। तो अब देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए आपको डिटेल में बताई हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन केवल पैलियोमैग्नेटिज्म पे आए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो पोलर वांडरिंग कर्व है वो किस तरह से ये प्रूव करता है, या फिर जो पैलियोमैग्नेटिज्म है वो किस तरह से ये प्रूव करती है कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी कि कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कि कॉन्टिनेंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते रहते हैं, किस तरह से इस चीज़ को प्रूव करती है। तो ये सारी बातें देखिए आपको बताना होगी। इसी तरह से अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूफ करिए कि जो पहले सभी महाद्वीप थे वो एक आपस में जुड़े हुए थे और केवल एक महाद्वीप था पेंजिया, यानी कि जो वेगनर की थ्योरी है इसको आप प्रूफ करिए, तो ऐसे में फिर से आपके सामने यही चुनौती होगी, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसमें आपको ये पूरी जो थ्योरी है हेल्प करने वाली है, तभी से मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। अब देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या चुंबकीय क्षेत्र का उत्क्रमण। तो इसके बारे में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी देखेंगे और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा पाया गया कि जो कुछ चट्टानें हैं, यानी कि पृथ्वी पे जो अलग अलग चट्टानें हैं, उनमें से कुछ चट्टानों में क्या दिखाई देता है कि नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है, लेकिन कुछ चट्टानों में एकदम विपरीत स्थिति दिखाई देती है। यानी कि अब मान लीजिए ये चट्टान है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चट्टानों में नॉर्थ पोल इधर है, कुछ चट्टानों में साउथ पोल इधर है। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैं नॉर्थ और साउथ कहूँ तो याद रखिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहा हूँ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का देखिए फिर आंसर कैसे मिला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग को इसने प्रूव किया एक तरह से, कि इस वजह से, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है और इस वजह से ये चीज़ें चट्टानों में दिखाई देती हैं, यानी कुछ चट्टानों का जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ की तरफ है, कुछ का साउथ की तरफ है। तो इस चीज़ को चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा समुद्र है,
और यहाँ पे धीरे धीरे एक दरार पैदा हो रही है, यानी यहाँ ये स्थान जो है यहाँ पे एक धीरे धीरे दरार बन रही है। अब लंबे समय में देखिए या मान लीजिए अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ी सी दरार बन गई और इससे लावा या कह लीजिए मैग्मा जो है बाहर आने लगा। तो अब ये मैग्मा देखिए दोनों तरफ फैलने लगेगा, इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा। और फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो मैग्मा है वो जमने लगेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए पहली लेयर जम गई और उसके बाद यहाँ पर एक लेयर जम गई, यानी कि समुद्र के ये जो बीच में एक तरह से ये कह लीजिए जो रिज बन गई, जो कटक बन गया, इसमें से एक मैग्मा इसमें से बाहर आने लगा और ये जो मैग्मा है जमा होने लगा। तो एक इधर लेयर बन गई, एक इधर लेयर बन गई। अब देखिए उस समय जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इस तरह से इधर नॉर्थ रहा होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर मैग्नेटिक साउथ, तो उसी हिसाब से इसमें भी नॉर्थ और साउथ का निर्माण हो गया होगा। अब देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं चुंबकीय विसंगति, और एकांतर रूप में पाई जाती है, यानी कि कभी नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर, और उसके कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि साउथ इधर पहुंच जाता है, यानी कि साउथ यहाँ पे पहुंच जाता है और नॉर्थ जो है यहाँ पे पहुंच जाता है, मैग्नेटिक साउथ इधर, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद देखिए अब जो दूसरी चट्टान बनी, तो अब मान लीजिए एक दूसरी चट्टान बन रही है, तो उससे क्या होगा, ये देखिए जो पहले वाली चट्टान है ये खिसक के आगे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी और इसकी जगह पे एक दूसरी चट्टान जो है वो आ जाएगी। तो ये जो पहले वाली चट्टान थी खिसक के यहाँ पे पहुँच गई और इसकी जगह पे ये एक नई चट्टान आ गई। सेम यही प्रोसेस इधर होगा कि ये वाली जो चट्टान है खिसक के यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे एक नई चट्टान आ गई। तो अब देखिए उस समय क्या हो रहा है, यानी कि ये पहले वाली जब चट्टान बनी थी तो हमारा नॉर्थ इधर था, तो इस चट्टान का नॉर्थ कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब तक ये चट्टान बनी तब तक पृथ्वी का जो साउथ है वो इधर जा चुका था, तो इसलिए इस चट्टान का भी जो साउथ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या पता चलता है कि जो अलग अलग चट्टानें हैं उनमें जो नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा है वो अलग अलग है और ये चीज़ दोनों तरफ दिखाई देती है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा सी फ्लोर है या फिर जो सागर का नितल है उसमें लगातार प्रसरण होता रहता है, वो लगातार स्प्रेड होता रहता है। और इसी वजह से जो कुछ चट्टानें बनती हैं जो पहले बनती हैं उनका ओरिएंटेशन दूसरी तरफ होता है, उसके बाद जो दूसरी चट्टानें बनती हैं उनमें जो खिंचाव दिखाई देता है वो दूसरी तरफ दिखाई देता है, यानी कि जो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो आकर्षण होता है वो दूसरी तरफ होता है और इसी तरह से ये चीज़ चलती जाती है। तो अब देखिए थ्योरी देख लेते हैं। तो पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है या फिर कह लीजिए रिवर्सल होता रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, कभी नॉर्थ यहाँ पे आ जाता है, कभी साउथ यहाँ पे आ जाता है। मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर सामान्य एवं उत्क्रमण चुंबकीय विसंगति एकांतर रूप में पाई जाती है, यानी कि एक बार यहाँ पे साउथ दिखाई देगा, अगली चट्टान में यहाँ पे नॉर्थ दिखाई देगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एकांतर। फिर देखिए जो कटक है इसके दोनों ओर चुंबकीय विसंगतियों में पूर्ण समरूपता पाई जाती है। तो देखिए कटक का मतलब हो गया रिज, यानी कि ये जो है तो रिज के दोनों तरफ जो देखिए चट्टानें हैं उनमें जो भी आपको ये अंतर दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ और साउथ का अंतर दिख रहा है, तो वो एकदम समान होगा। उसका रीज़न है कि एक चट्टान जब यहाँ पे बनी तो एक चट्टान यहाँ पे भी बनी, जब दूसरी चट्टान यहाँ पे बनी तो यहाँ पे भी एक दूसरी चट्टान बनी। तो इस वजह से देखिए ये चट्टानें क्योंकि एक ही समय में बन रही हैं, एक ही साथ बन रही हैं, तो जो चीज़ इस साइड में दिखाई देगी वही चीज़ इस साइड में दिखाई देगी, यानी कि रिज के इस तरफ जो चीज़ दिखाई देगी वही चीज़ रिज के इस तरफ दिखाई देगी। अब देखिए ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि जो अटलांटिक और हिंद महासागर है ये सबसे धीमे गति से फैलते हैं और जो प्रशांत महासागर है इसमें जो प्रसार की दर है सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका जो सी फ्लोर है, जो प्रशांत महासागर है या जो पैसिफिक ओशियन है, इसका जो सी फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको हम पृथ्वी के अंदर जाके तो पता नहीं कर सकते हैं, तो जो लक्षण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं उसी के आधार पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या जो अर्थ के इंटीरियर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। तो आज हम लोग देखिए बात करेंगे कि घनत्व जो होता है, यानी जो डेंसिटी होती है, जो दबाव या प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर या तापमान होता है, तो इनसे हमें अर्थ की जो इंटीरियर है या फिर कह लीजिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में क्या पता चलता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखिए बात शुरू करते हैं घनत्व से। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो परतदार शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है और इसकी औसत मोटाई आधे मील यानी हाफ माइल के बराबर है और इसके नीचे रवेदार चट्टान की दूसरी परत है, यानी क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात आती है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और इसमें केवल 3 लेयर हैं, अभी ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये इसकी 3 लेयर हो गई, ये आपकी सबसे बाहरी हो गई, ये बीच वाली हो गई और ये अंदर वाली। अब देखिए बाहर की जो लेयर है इसका तो हम घनत्व पता कर सकते हैं, यानी इसकी डेंसिटी क्या है इस लेयर की, ये तो हम पता कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने ऑब्जर्व किया और आपको मिला कि ये जो बाहर वाली पूरी लेयर है इसकी जो डेंसिटी है वो 1 है।
इसी तरह से जो अंदर वाली लेयर है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि जो पूरी अर्थ की डेंसिटी है फिर वो आपने पता कर ली, तो पूरी अर्थ की डेंसिटी आपको पता चला 2 है। यानी कि पूरी जो हमारी ये अर्थ है इसकी जो एवरेज डेंसिटी है, जो इसका औसत घनत्व है, वो आपने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करके पता कर लिया, तो आपको पता चला कि पूरी अर्थ का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो 2 है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि बाहर जो डेंसिटी आ रही है वो केवल 1 है और जो एवरेज है वो 2 है, यानी 1 से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर वाली लेयर्स होंगी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए तो एवरेज ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अब देखिए सपोज़ अगर यहाँ पे 1 है और मान लीजिए इस लेयर की 2 है, तो इसकी अंदर वाले की 3 होगी, इसीलिए तो जो एवरेज आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब देखिए एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 3 + 2 + 1 यानी 6 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, तो इस तरह से 2 आ जाएगा एवरेज। तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए जब बाहर वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी कम है, उसके बाद भी जो एवरेज डेंसिटी है वो ज़्यादा आ रही है। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा कि जो बाहरी परत है पृथ्वी की, या कह लीजिए जो बाहरी भाग है, वो परतदार शेल से बना या सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्रिस्टलाइन रॉक से बना है या रवेदार चट्टानों से बना है। तो इस पार्ट का देखिए जो घनत्व है या इस पार्ट की जो डेंसिटी है वो 3 से 3.5 तक है, यानी कि इस पार्ट की जो डेंसिटी है वो 3 to 3.5 तक ही है। लेकिन जब पृथ्वी की देखिए पूरी पृथ्वी की जब औसत घनत्व या फिर कह लीजिए कि एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट की गई, तो लगभग अनुमान के आधार पर यह माना गया कि 5.5 के आसपास पृथ्वी की डेंसिटी है, या कह लीजिए पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी औसत घनत्व है। तो अब देखिए जो चीज़ हम लोगों ने अभी समझी थी कि जो बाहरी लेयर है उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन जो एवरेज आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ यानी कि जो अंदर वाला भाग है जिसे हम अंतरतम कहते हैं या जिसे हम पृथ्वी की कोर कहते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और देखिए इसी के साथ जो पृथ्वी के कोर की डेंसिटी होगी वो 5.5 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि देखिए एवरेज आ रहा है 5.5 और जो बाहर वाली लेयर्स हैं उनका जो डेंसिटी है वो 3 से 3.5 के बीच में ही है। तो फिर बात आ रही है कि ये एवरेज 5.5 कैसे हो गया, यानी जब सभी को ऐड किया गया और फिर डिवाइड किया गया तो ये एवरेज 5.5 कैसे आ गया। यानी कि जो नीचे वाली लेयर्स हैं या फिर कह लीजिए जो पृथ्वी की कोर है उसकी डेंसिटी 5.5 से ज़्यादा है, इसीलिए जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं सभी को ऐड करने के बाद जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 5.5 से 5.5 आ रहा है, या कह लीजिए 5.5 के आसपास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि जो भी साइंस है चाहे ज्योग्राफी हो या कुछ और हो, वो एक तरह से क्वेश्चन आंसर के बेस पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पड़ता है कि ये जो इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, यानी कि पृथ्वी की जो कोर है उसमें जो इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, इतना ज़्यादा जो घनत्व है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। तो अब देखिए पहले ये माना गया कि अब ये सपोज़ हमारी अर्थ है और ये हमारी उसकी कोर है अर्थ की। तो अब देखिए ऐसे में जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर है ये अंदर की चट्टानों पे वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन चट्टानों पे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो ये माना गया इस वजह से इन चट्टानों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इन चट्टानों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन देखिए बाद में जो ऑब्जर्वेशन किए गए उनकी मदद से ये पता चला कि चाहे कोई भी रॉक हो, कोई भी चट्टान हो, उस पर आप कितना भी प्रेशर डालिए उसकी डेंसिटी एक लेवल है, उसके आगे नहीं जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर डालते चले जाएं और किसी रॉक की जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि हर रॉक की एक सीमा है, उससे ज़्यादा उसकी डेंसिटी कभी नहीं बढ़ती है। तो ऐसे में ये थ्योरी तो फेल हो गई, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि रॉक जो पृथ्वी के अंदर रॉक हैं उनकी डेंसिटी एक लेवल से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। तो फिर से ये क्वेश्चन आया, तो फिर ये डेंसिटी इतनी ज़्यादा किस रीज़न से है। तो ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं या कह लीजिए जो धातुएं हैं उनकी अपनी डेंसिटी ही इतनी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे प्रेशर का उतना रोल नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाले तत्व हैं, जो ज़्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं, वही पृथ्वी की कोर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बाद में ये माना गया कि पृथ्वी की जो अंतरतम है या कोर है वो निकल और लोहे के मिश्रण से मिलकर बनी है, और यह पृथ्वी के चुंबकीय दशाओं को भी प्रमाणित करती है। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर है या जो तापमान है वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात आती है कि अर्थ में या पृथ्वी की क्रस्ट में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे हम कहते हैं विवर्तनिक घटनाओं का होना। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जहाँ पे चल रही है, जहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो वहाँ पे देखिए ज्वालामुखी वगैरह फूटते रहेंगे, भूकंप वगैरह आता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन स्थानों पर यानी कि जहाँ पे प्लेट जो है एक्टिव हैं, आपस में टकराव वगैरह रही हैं,
उन स्थानों पे अर्थ की क्रस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यानी कि अर्थ की क्रस्ट में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे स्थिरता है, तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि अर्थ की क्रस्ट में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में कोई ज्वालामुखी उद्गार वगैरह हो जाए, यानी कि कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती है। अब देखिए, इसी के साथ अब हमें अर्थ की क्रस्ट के बारे में क्या पता चलता है, इस चीज़ को भी देखते हैं, या कह लीजिए जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, ये अब सपोज़ हमारी अर्थ है और ये मान लीजिए शुरुआती 100 किलोमीटर है। तो जब आप शुरुआती 100 किलोमीटर में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। लेकिन उसके बाद जब आप धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगी जितनी ये शुरुआती 100 किलोमीटर में हुई। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आता है कि जो हमारी अर्थ है इसमें हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर की जो वृद्धि दर है, यानी कि जो टेम्परेचर का इंक्रीज रेट है, उसमें धीरे धीरे कमी क्यों होती जाती है। तो अब देखिए, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि जो ज़्यादातर ऐसे पदार्थ होंगे या ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी वजह से टेम्परेचर जनरेट होता है, जिनकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है, वो पृथ्वी की बाहरी हिस्से में पाए जाते होंगे, सबसे ऊपरी परत में पाए जाते होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये माना गया ऐसे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में, या कह लीजिए पृथ्वी के बाहरी भाग में पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जो पृथ्वी का बाहरी भाग है वहाँ पे ऊष्मा बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ रेट है उसमें कमी आ जाती है। तो देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर का इंक्रीज़ रेट है, यानी कि जो 100 किलोमीटर तक होता है, फिर 400 किलोमीटर तक, उस तरह से अगर हम देखें तो 2900 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते अर्थ के इंटीरियर में जब हम 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचेंगे तो टेम्परेचर हो जाना चाहिए 25,000 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो टेम्परेचर रहता है वो 3700 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो अधिकतर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पृथ्वी की बाहरी परत में पाए जाते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि होती है वो पृथ्वी की बाहरी परत में होती है। फ्रेंड्स, हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक क्षेत्र की संरचना है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो घनत्व होता है, तापमान होता है, इन सब से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या पता चलता है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ज्वालामुखी होता है और जो भूकंप होता है, इनसे हमें अर्थ की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो इंटीरियर है, उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा होता है उसके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक परत ऐसी है जो सदैव तरल रहती है। क्योंकि देखिए, जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो हमेशा तरल होता है। तो इस आधार पे ये अंदाज़ा लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक कम से कम परत ऐसी होगी जो कि तरल है, तो वही तरल जो पदार्थ है वो बह के पृथ्वी के बाहर आता है। लेकिन देखिए, इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें दबाव इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो चट्टानें हैं वो पिघली अवस्था में नहीं रह सकती हैं। यानी कि चट्टानों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए जो अंदर की चट्टानें होंगी वो सॉलिड स्टेट में होंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ज्वालामुखी वाला एक तरह से एविडेंस है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर कम से कम एक परत ऐसी होगी जो कि लिक्विड स्टेट में होगी, और दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो परत है वो लिक्विड स्टेट में इसलिए नहीं हो सकती अंदर वाली परत, क्योंकि उसके ऊपर जो दबाव है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ज्वालामुखी के द्वारा हमें पृथ्वी का जो आंतरिक क्षेत्र है, पृथ्वी की जो इंटीरियर है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो अर्थक्वेक या भूकंप होता है वो हमें पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के बारे में, पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, जब भूकंप आता है तो उसका अध्ययन किया जाता है सीस्मोग्राफ की मदद से। तो जब सीस्मोग्राफ की मदद से भूकंप का अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि 3 तरह की लहरें होती हैं जिनका संबंध अर्थक्वेक से होता है। तो पहली हो गई प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद हो गई देखिए सेकेंडरी वेव्स, और फिर हो गई सरफेस वेव्स। तो प्राथमिक जो तरंगे हैं, इनके कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है, इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, और ठोस भाग में ये अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं, यानी कि ठोस में इनकी जो गति है बहुत ज़्यादा तेज होती है। फिर आती हैं देखिए आड़ी अथवा गौड़ लहरें, यानी सेकेंडरी वेव्स। तो ये जो लहरें हैं ये ठोस में तो प्रवाहित होती हैं, लेकिन जब लिक्विड में पहुँचती हैं तो लिक्विड में ये गायब हो जाती हैं, यानी कि लिक्विड मीडियम को ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये पार नहीं कर पाती हैं। फिर देखिए आती हैं सरफेस वेव्स। तो ये जो सरफेस वेव्स हैं ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसको ही प्रभावित करती हैं। तो अब देखते हैं कि इनके द्वारा हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में कैसे पता होता है।
तो देखिए जनरली अगर बात करें तो ये जो तीनों प्रकार की वेव्स हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या सरफेस हो, इन तीनों को अगर हम एक सॉलिड मीडियम से गुजारें, यानी कि मान लीजिए ये एक सॉलिड मीडियम है, ये पूरा का पूरा हिस्सा सॉलिड है और इससे इन तीनों वेव्स को गुजारें तो ये तीनों वेव्स एकदम सीधी रेखा में निकलेंगी, यानी कि एकदम स्ट्रेट होंगी कह लीजिए। लेकिन यहीं पे अगर ये जो मीडियम है ये लिक्विड हो तो इन वेव्स का जो पाथ है वो कर्व्ड हो जाएगा, यानी कि वक्राकार हो जाएगा। तो इस तरह का पाथ दिखाई देगा। यानी कि देखिए बहुत सी सिंपल सी बात है कि अगर ये सारी वेव्स सॉलिड मीडियम से गुजर रही हैं, किसी सॉलिड चीज़ से होकर गुजर रही हैं, तो ये एकदम सीधी रेखा में गुजरेंगी। लेकिन वहीं पे अगर ये किसी लिक्विड वगैरह से होकर गुजर रही हैं तो इनका पाथ जो है वो कर्व्ड हो जाएगा, वक्राकार हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट में होती, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी सॉलिड होती, तो ये जितनी भी वेव्स मिलती हैं, यानी कि चाहे वो पी वेव्स हों चाहे वो एस वेव्स हों, ये सभी की सभी वेव्स एकदम स्ट्रेट आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ये वेव्स हमें मिलती हैं यानी कि भूकंप केंद्र पे, देखिए भूकंप केंद्र वो पार्ट हो गया पृथ्वी का जहाँ पे भूकंप का अनुभव सबसे पहले होता है, या कह लीजिए जो भूकंपीय लहरें हैं, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड वेव्स हैं, उनका अनुभव जहाँ पे सबसे पहले होता है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो वेव्स हैं ये कर्व्ड हो गई हैं या फिर इनका पथ जो है वक्राकार हो गया है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है ठोस अवस्था में नहीं है। देखिए 1990 में कुछ फैक्ट्स पता चले तो 1990 में ये प्रूफ किया गया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पे जो एस लहरें होती हैं वो गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और जो पी लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अभी ये चीज़ फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इसी के साथ देखिए जो पृथ्वी की कोर है उसमें एस लहरों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी की कोर से एस लहरें नहीं गुजरती हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये भूकंप का केंद्र है, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पे जो भूकंप की तरंगें होती हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं PSL, उनका सबसे पहले एक्सपीरियंस किया जाता है, सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो देखिए यहाँ से जब हम देखते हैं तो अब ये जो ग्रीन वाली हैं ये P वेव्स हैं और ये जो रेड वाली है ये S वेव है। तो ये ग्रीन वाली सारी P हो गई, ये रेड जो हो गई ये S हो गई। तो अब हम जब यहाँ से अध्ययन करते हैं, यानी कि जो अर्थक्वेक का सेंटर है उससे अध्ययन करते हैं, तो ये पता चलता है कि जब हम अर्थक्वेक के सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके आगे जो एस वेव्स हैं, यानी कि ये जो रेड वाली वेव हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। तो 120 डिग्री का वो पार्ट है, या फिर कह लीजिए 120 डिग्री के आगे का वो हिस्सा है जिसके आगे कहीं पे भी एस वेव्स नहीं पाई जाती हैं। यानी कि ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है, इसमें एस वेव्स का अभाव होता है। इसी तरह से जो पी वेव्स हैं वो यहाँ तक तो डायरेक्ट आती हुई दिखती हैं, यानी कि मिलती हैं, और इसके आगे का जो क्षेत्र है, यानी कि 120 डिग्री के आगे का जो एरिया है, उसमें ये दिखाई देता है कि जो पी वेव्स हैं इनका जो पाथ है, इनका जो पथ है वो कर्व्ड हो गया है या वक्राकार हो गया। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखिए ये जो इसका पाथ है वो वक्राकार हो गया है, इसका जो रास्ता है वो इस तरह से वक्राकार होता जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए जो सेकेंडरी वेव्स हैं हमने देखा है कि ये लिक्विड मीडियम को पार नहीं कर पाती हैं, यानी कि अगर कहीं पे ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जो कि लिक्विड स्टेट में है, जो कि द्रवित अवस्था में है, तो वहाँ से सेकेंडरी वेव्स पार नहीं हो पाएंगी। यानी कि ये अगर देखिए पूरा माध्यम, मान लीजिए पूरी पृथ्वी अगर ठोस होती तो सेकेंडरी वेव्स जो हैं इसको पार कर जाती। लेकिन हमारी पृथ्वी में ज़रूर कहीं ना कहीं पे कुछ भाग ऐसा है जो लिक्विड अवस्था में है, तो वहाँ पे जाके जो हमारी ये सेकेंडरी वेव्स हैं वो रुक जाती हैं। यानी कि सपोज़ यहाँ तक सेकेंडरी वेव पहुँची और ये जो पार्ट है हमारा ये लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ को इस पार्ट को ये सेकेंडरी वेव्स पार नहीं कर पाई। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, पृथ्वी की जो कोर है, वो लिक्विड स्टेट में होगी। इसीलिए जो सेकेंडरी वेव्स हैं उस क्षेत्र को, या फिर कह लीजिए पृथ्वी की कोर को पार नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए जो पूरा क्षेत्र है पृथ्वी का, इस पूरे क्षेत्र में एस वेव्स हमें दिखाई देंगी। यहाँ पे एस वेव्स पाई जाएंगी जब भूकंप आएगा, लेकिन 120 डिग्री के आगे के क्षेत्र में एस वेव्स नहीं पाई जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं पी वेव्स की। तो देखिए जो पी वेव्स हैं हमने देखा कि ये लिक्विड मीडियम से को भी पार कर जाती हैं, यानी कि अगर ठोस माध्यम है, अगर सॉलिड मीडियम है तो उसको तो पार कर ही जाएंगी, साथ में ये लिक्विड मीडियम को भी पार कर जाएंगी। लेकिन जब पी वेव्स हमारी लिक्विड मीडियम से गुजरती हैं, जब प्राइमरी वेव्स हमारी लिक्विड मीडियम से गुजरती हैं, तो इनका जो पाथ है, जो इनका पथ है, वो वक्राकार हो जाता है, या कह लीजिए कर्व्ड हो जाता है। यानी कि अब एक वेव जो है ऐसे आ रही है तो क्या होगा, इसका जो मार्ग है वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। एक तरह से कह लीजिए कि इसके मार्ग में एक बाधा सी आएगी जिसकी वजह से इसका जो मार्ग है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे पी वेव्स के साथ दिख रही है कि
यहाँ तक तो पी वेव सही आती हैं और उसके आगे जैसे ही पृथ्वी की कोर के पास पहुँचती हैं इनका जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाता है या कह लीजिए वक्राकार हो जाता है। तो इससे भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि पृथ्वी की जो कोर है वो निश्चित ही तरल अवस्था में है, इसीलिए जो पी वेव्स हैं इनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, ये वक्राकार मार्ग पे चलने लगती हैं और जो एस वेव्स हैं वो गायब हो जाती हैं एक क्षेत्र के आगे। देखिए जो भूकंपीय लहरें हैं जिनका भी हमने अध्ययन किया, अर्थक्वेक वेव्स जो हैं इनकी गति जो होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है, जो इनका नेचर होता है, इस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया और इस क्लासिफिकेशन के द्वारा कुछ और बातें हमें अर्थ के जो इंटीरियर है उसके बारे में पता चलती हैं। तो देखिए जब चट्टानों के घनत्व में अंतर आता है, यानी कि जो अलग अलग चट्टानें हैं, अलग अलग रॉक्स हैं, जब उनकी डेंसिटी में अंतर आता है तब भूकंप की जो लहरें हैं उनकी गति में भी अंतर आ जाता है। यानी कि मान लीजिए ये एक रॉक है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये एक दूसरी रॉक है जिसकी डेंसिटी कुछ कम है, तो इन दोनों रॉक में जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं इनकी जो वेलोसिटी होगी, इनकी जो गति होगी उसमें अंतर आ जाएगा। कहीं पे ये किसी रॉक में तेज़ चलेंगी, किसी रॉक में ये धीरे चलेंगी। तो इस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखिए जो पृथ्वी की अपर लेयर है, जो ऊपरी परत है, उसमें जो वेव्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पीजी एंड एसजी। तो ये जो पीजी एंड एसजी हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है, जो गति होती है, सबसे कम होती है। तो इससे ये पता चलता है निश्चित रूप से जो पृथ्वी की बाहरी परत है ये परतदार माध्यम से मिलके बनी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परतदार है, बहुत ज़्यादा लेयर्ड है, इसीलिए यहाँ पे जो लहरें पाई जाती है उनकी गति बहुत कम है। तो यहाँ पे फिर इससे अंदाज़ा लगा कि ये जो परत है ग्रेनाइट से बनी हुई है जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा कम है। फिर देखिए बात आती है इंटरमीडिएट लेयर की या मध्यवर्ती परत की। तो यहाँ पे पी स्टार एंड एस स्टार ये वेव्स पाई जाती हैं और इनकी जो गति होती है पीजी और एसजी से ज़्यादा होती है, लेकिन जो पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, उनसे कम होती है। तो इससे देखिए अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे जो मध्यवर्ती भाग है वो बेसाल्ट का बना है। उसके बाद देखिए बात करते हैं लोअर लेयर या निचली परत की। तो जो निचली परत है यहाँ पे पी एंड एस वेव्स पाई जाती हैं, पी और एस तरंगे पाई जाती हैं। यहाँ पे इन जो वेव्स की गति है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पृथ्वी की निचली परत में जो ये पी और एस वेव्स पाई जाती हैं, पी और एस तरंगे पाई जाती हैं, इनकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इससे ही अंदाज़ा लगा कि पृथ्वी का जो निचला भाग है, जो निचली परत है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो तरल अवस्था में होगी। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इस बीच में देखिए कुछ काम की वजह से मुझे एक वीक का गैप हो गया है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। और देखिए कई सारे लोग परेशान हैं कि जो सिलेबस है उसकी पूरे होने की गति धीमी है। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके साथ ही देखिए जितना धीरे हम लोग चल रहे हैं उसका भी एक फ़ायदा है। उसका एक फ़ायदा ये है कि जब हम लोग सेकेंड पेपर चालू करेंगे, सेकेंड पेपर को स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे कई सारे करंट अफेयर्स के जो आप कह लीजिए मुद्दे हैं वो सामने आ चुके होंगे। तो सेकेंड पेपर में हम उन सारे इश्यूज़ को जो कि सामने आएंगे उनको भी फिर हम शामिल कर पाएंगे। तो जब आप मेंस दे रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड होंगे, आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा अपडेटेड होगी, तो इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं और एक टाइम फ्रेम में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पृथ्वी का रासायनिक संगठन और पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो भूकंपीय लहरें हैं, ज्वालामुखी है, इन सब से जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यानी कि अर्थ का जो इंटीरियर है, उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए पहले तो स्वेस जो एक जोग्राफर थे उनके मत को देख लेते हैं और इसके बाद जो अभी रिसेंट व्यूज़ हैं, यानी कि जो अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में व्यूज़ हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्वेस जो हैं वो कहते हैं पृथ्वी की जो रचना हुई है वो 3 परतों से मिलके हुई है, सियाल, सीमा और निफे, यानी कि 3 लेयर्स हैं जिससे पृथ्वी की रचना हुई है। तो देखिए सियाल का मतलब हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सियाल में देखिए ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं, यानी कि ये जो पहली लेयर है ये ग्रेनाइट रॉक से मिलके बनी है, जिनका नेचर जो है एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं ये ग्रेनाइट रॉक्स। और इस परत में जो जो पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम होता है, इसके सिलिकेट पाए जाते हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट। इसके बाद देखिए दूसरी जो परत आती है वो सीमा है। तो सीमा का मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये देखिए जो दूसरी परत है बेसाल्ट रॉक से मिलकर बनी है, यानी कि बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है। और जो इनकी प्रकृति है वो क्षारीय होती है, यानी कि ये बेस प्रकृति के होते हैं। और इसमें देखिए जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और फेरस है, इसके सिलिकेट पाए जाते हैं, यानी कि ये जो दूसरी परत है इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस के सिलिकेट पाए जाते हैं। फिर देखिए आती है निफे। तो निफे में हो गया निकिल और फेरस, यानी कि निकिल और फेरस इस परत में पाए जाते हैं। और देखिए हम जानते हैं कि निकल और फेरस दोनों ही मेटल्स हैं, यानी कि इस परत की जो रचना है वो धातुओं से हुई है।
अब देखिए बात करते हैं जो रीसेंट व्यूज़ हैं, यानी कि वर्तमान में जिन व्यूज़ को ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। अब श्वेत का मत है या फिर जो अलग अलग मत हैं उनको इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है। इसकी जगह पे अब नए व्यूज़ आ गए हैं तो उनको हमें पढ़ना होगा और यहीं से क्वेश्चन भी आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो देखिए अब जो है भूकंपीय लहरों की जो गति होती है, यानी कि जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से जो वेव्स आती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा PS और L, उसके आधार पर जो अर्थ का इंटीरियर है उसको डिवाइड किया गया है क्रस्ट में, मेंटिल में और कोर में। तो क्रस्ट में भी दो पार्ट हो जाते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो देखिए जैसा कि हमने देखा कि जो भी इसमें डिवाइड किया गया है वो भूकंपीय लहरों के आधार पर किया गया है कि भूकंपीय लहरों की गति कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि भूकंपीय लहरों की जो गति है उसके आधार पर पृथ्वी के इंटीरियर का विभाजन या पृथ्वी के इंटीरियर को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखिए बात करें अगर क्रस्ट की, तो जो अपर क्रस्ट है तो इसमें भूकंप की जो लहरें होती हैं उनकी गति कम होती है अपेक्षाकृत लोअर क्रस्ट के। यानी कि जो अपर क्रस्ट है इसमें भूकंपीय लहरों की जो गति है वो कम होती है और जो लोअर क्रस्ट है इसमें भूकंपीय लहरों की या अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसकी गति ज़्यादा होती है। इसके साथ ही देखिए जो अपर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 2.8, वहीं जो लोअर क्रस्ट है इसकी डेंसिटी है 3.0। तो अब क्वेश्चन फिर से आता है कि जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है इनकी जो डेंसिटी में अंतर है वो क्यों है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप पृथ्वी के इंटीरियर में जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो डेंसिटी है उसमें भी बढ़त आएगी, या कह लीजिए वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से जो अपर क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है और जो लोअर क्रस्ट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग दूसरी लेयर की, यानी कि जो मेंटिल है, दूसरी परत है जो पृथ्वी की। तो देखिए क्रस्ट के ठीक बाद मेंटिल आती है और मेंटिल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल। अब देखिए पहली समझने की बात यह है कि क्रस्ट में जो भूकंपीय लहरों की गति है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मेंटिल में है। यानी कि क्रस्ट से मेंटिल में भूकंपीय लहरों की या अर्थक्वेक वेव्स की गति ज़्यादा है और इसका अंतर बहुत ज़्यादा है। यानी कि क्रस्ट में जो भूकंपीय लहरों की गति है उससे काफ़ी ज़्यादा गति मेंटिल में है। अब देखिए कितना अंतर है उसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और बेकार में आपको डेटा याद रखना होगा। फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बुक से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, यानी कि जो हमारी लोअर क्रस्ट है, जो ये निकली गलत लिख गया, निचली होगा, यानी जो लोअर क्रस्ट है हमारी और जो अपर मेंटिल है, ऊपरी मेंटिल है, इसके बीच में जो भूकंपीय लहरों की गति है उसमें काफ़ी अंतर है। तो इसको एक तरह से आप कह लीजिए डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, एक असंबद्धता आ गई, हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। तो इसी को कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं कि भूकंपीय लहरों की गति में इतना ज़्यादा अंतर हो जा रहा है, तो एक तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाई दे रही है हमें जो हमारी निचली क्रस्ट है, यानी कि जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटिल के बीच में। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस चीज़ को देखिए याद रखिए, ये प्रीलिम्स वगैरह में आ सकता है, जो लोग PCS वगैरह देते हैं उनसे अक्सर पूछ दिया जाता है कि मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पर पाई जाती है। तो जो अपर मेंटिल है और लोअर क्रस्ट है इसके बीच में हमारी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। तो अब देखिए फिर यहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटिल का विस्तार है। यानी कि देखिए जहाँ से ये हमारी लोअर क्रस्ट चालू होती है, लोअर क्रस्ट खत्म होती है जहाँ से, और जहाँ से अपर मेंटिल चालू होती है वहाँ से 2900 किलोमीटर की गहराई तक यहाँ तक जो हमारी मेंटिल है इस परत का विस्तार पाया जाता है। इसकी जो मोटाई है, यानी कि ये जो मेंटिल है इसकी जो मोटाई है पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास का, यानी कि पृथ्वी की जो रेडियस है उसके आधे से कम है। यानी कि जो मेंटिल है इसकी मोटाई पृथ्वी की पूरी जो रेडियस है उसके आधे से कम है, लेकिन पृथ्वी के समस्त आयतन का, यानी कि पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% और पृथ्वी का जो टोटल मास है, जो टोटल द्रव्यमान है, उसका 68% भाग मेंटिल में पाया जाता है। यानी कि हालांकि इसकी देखिए जो रेडियस है वो कम है, पृथ्वी के आधे से भी कम है, लेकिन जो इसमें वॉल्यूम पाया जाता है पृथ्वी के टोटल का वो 83% पाया जाता है, और वहीं जो पृथ्वी का टोटल वॉल्यूम है उसका 68% हमारी मेंटिल में पाया जाता है। अब देखिए फाइनली बात करते हैं पृथ्वी की जो लास्ट लेयर है, जिसे हम कोर कहते हैं या कह लीजिए पृथ्वी का अंतरतम कहते हैं हिंदी में। तो ये 2900 किलोमीटर से चल के और पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ तक पाई जाती है, यानी कि ये पृथ्वी की सबसे लास्ट लेयर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे जो असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी कि देखिए जो हमारी लोअर मेंटिल है, यानी कि जो मेंटिल का सबसे निचला हिस्सा है, यहाँ पे जो डेंसिटी पाई जाती है लोअर मेंटिल की जो डेंसिटी है और जो आउटर कोर की हमारी डेंसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी कि जो मेंटिल की देखिए डेंसिटी है वो 5.5 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे जो डेंसिटी है 5.5 के आसपास है, वहीं जो हमारी कोर की डेंसिटी है वो 10 के आसपास है।
तो ये जो आप देख रहे हैं डेंसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, तो ये एक तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, एक तरह की असंबद्धता हो गई। तो इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। इसे भी आप प्रीलिम्स वगैरह के लिए याद रखिए। और देखिए यहाँ पे जो पी वेव्स हैं, यानी कि जो हमारी भूकंपीय लहरों में हमने पी और एस पढ़ी थी, तो जो पी वेव्स हैं उनके भी जो वेलोसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, उनकी गति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। यानी लोअर मैंटिल में जो पी वेव्स की जो गति है उससे काफ़ी ज़्यादा गति हमें आउटर कोर में मिलती है, या कोर में हमें मिलती है। मैंटिल से कोर में जो पी वेव्स हैं उनकी गति ज़्यादा होती है। तो यानी कि भूकंपीय लहरों की गति बढ़ जाती है कोर में, और जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। देखिए जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी कोर है वो लिक्विड स्टेट में, और जो लिक्विड स्टेट होती है उससे जो एस वेव्स होती हैं, यानी कि अर्थक्वेक की जो एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड मीडियम को पार नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी की कोर है उसमें एस वेव्स नहीं पाई जाती हैं। तो अब देखिए जो हमारा अंतरतम है या जो पृथ्वी की कोर है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो मैंटिल के घनत्व से 2 गुना है। यानी कि ये जो ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है ये 5.5 और ये 10, यानी कि ऊपर जो हमारा मैंटिल हो गया उसका जो डेंसिटी है उससे डबल डेंसिटी है कोर की। लेकिन जो हमारी कोर का आयतन है, जो कोर का वॉल्यूम है, वो पूरी पृथ्वी का जो वॉल्यूम है उसका केवल 16% है। यानी कि इसकी हमारी जो कोर है इसकी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो केवल 16% है पूरी पृथ्वी का। और वहीं पे जो इसका मास है, जो द्रव्यमान है पूरी पृथ्वी का, केवल 32% है। तो इस तरह से देखिए जो हमारी आउटर कोर है वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसके नीचे जो एरिया है यानी 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का जो एरिया है वहाँ पे इनर कोर है। और देखिए जैसा कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो आउटर कोर है इसमें एस वेव्स नहीं पाई जाती हैं, जो अर्थक्वेक की एस वेव्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह से जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो वेगनर का सिद्धांत है और जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं अब हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो